हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी पीएससी आईएएस। गाइस, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही जगह पर आप आए हैं। यहां पर सभी सोर्सेज से न्यूज को कवर किया जाता है, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव मिंट जैसे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनकी न्यूज को कवर किया जाता है। पीआईबी की रिपोर्ट्स को डिस्कस करते हैं। राज्यसभा टेलीविजन में जो भी इंपॉर्टेंट डिबेट्स डिस्कशन आती हैं उनको लेक्चर के दौरान कवर किया जाता है। इवन ईपीडब्ल्यू, डाउन टू अर्थ योजना जैसी जो मैगजीन्स होती हैं उनके आर्टिकल्स को भी कवर करते हैं। तो आप डेली रेगुलर अगर क्लासेस को अटेंड करेंगे, रिलीजियसली क्लासेस को फॉलो करेंगे तो आपको 100% गारंटी सक्सेस मिलेगी और आपका 100% गारंटी सिलेक्शन होगा। और 100% गारंटी सिलेक्शन का बकायदा प्रूफ दिया जाता है। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको प्रूफ्स मिल जाएंगे। आप चेक कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में हमने जो टॉपिक्स कवर कराए थे उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। इवन हम लोग काफी सारे हाई क्वालिटी जनरल स्टडीज के कोर्सेज भी ऑफर करते हैं। तो आने वाली स्लाइड्स में आपको कोर्सेज की डिटेल्स भी मिल जाएगी और हमारे दूसरे चैनल्स की इंफॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी आने वाली स्लाइड्स में। और गाइस, नीचे डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम के चैनल की लिंक भी आपको मिल जाएगी, आप उस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस डिस्कशन ग्रुप भी है जहां पर काफी सारे सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स मौजूद हैं जो कि डेली बेसिस पर अपने जो भी डाउट्स वगैरह जो होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो फुल फोकस के साथ स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स की क्लास को। बट बिफोर दैट ये कुछ कोर्सेज की डिटेल्स और हमारे चैनल्स की डिटेल्स हैं। आने वाले कल के आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स को मेरा नमस्कार। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। स्टार्ट करेंगे पेपर 2 के पहले टॉपिक से। और क्योंकि आज पेपर 1 से रिलेटेड कोई टॉपिक नहीं आया है, बट स्टार्ट करने से पहले आप लोग को बताना चाहता हूं कि आपके लिए मेंस आंसर राइटिंग का कोर्स गाइज अवेलेबल है। इंग्लिश हिंदी दोनों में ये कोर्स अवेलेबल है। इसमें होता क्या है इस मेंस आंसर राइटिंग के कोर्स में कि आपको 70 से भी ज्यादा क्वेश्चंस 6 ऐसे आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। आप जो है वो क्वेश्चन का क्या करते हैं, पहले तो आपको अगर उस क्वेश्चन का आंसर पता है तो फिर आप डायरेक्टली लिखना शुरू कर सकते हैं, राइट। और अगर नहीं पता है तो फिर आप पहले सर्च करें कि आपको जो है वो मतलब जो जो सोर्सेज है, जिस सोर्सेज से आप जो है वो उस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ढूंढ सकते हैं, तो पहले ढूंढें और फिर बेस्ट पॉसिबल आंसर सब किताबें बंद करने के बाद लिखने की कोशिश करें। ये मैं इसलिए ऐसा बोलता हूं स्टार्टिंग में, इनिशियली जो स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे होते हैं, जिससे कि आप जो है जो भी आप पढ़ रहे हो उसका आप कितना जो है वो लिख पा रहे हो, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट, मेंस आंसर राइटिंग में। और ये प्रैक्टिस अगर आप लगातार रेगुलरली करते रहोगे तो आपको मेंस में कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मेंस में पूरा खेल जो होता है वो राइटिंग का होता है। और मेंस ही एक ऐसी चीज है जिसको क्वालिफाई करोगे और उसी के मार्क्स ही ऐड होते हैं जो कि आपकी रैंक भी डिसाइड करते हैं, मेंस और इंटरव्यू के या फिर पर्सनालिटी टेस्ट के मार्क्स। तो आपकी मेंस राइटिंग को बेस्ट बनाने के लिए हमारा ये इनिशिएटिव है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। 70 से भी ज्यादा क्वेश्चन इसमें आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। 70 से भी ज्यादा क्वेश्चन, 6 ऐसेज हैं। मंडे टू सैटरडे ये कोर्स चलता है, क्वेश्चन रेगुलरली दिया जाता है और उसका आंसर आप चाहें तो उसी दिन दे सकते हैं या फिर आप 1-2 दिन के बाद भी देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में भी देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमारा काम है कि आपके लिखे गए आंसर को जो है वो चेक करना, आपकी गलतियां निकालना और आपको इंप्रूवमेंट कैसे करना है उसके बारे में एडवाइस करना। तो इसमें पर्सनल गाइडेंस जो है वो आपको दिया जाता है। जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 सभी के क्वेश्चंस इसके अंदर कवर्ड रहते हैं और यूपीएससी लेवल का असेसमेंट होता है। जैसा यूपीएससी के अंदर जो असेसमेंट किया जाता है ना जिस तरीके से, तो उस तरीके से यहाँ पर असेसमेंट होता है। और इस कोर्स की जो फीस है मात्र 3,000 रुपए है। 3 महीने तक ये कोर्स चलेगा और लिमिटेड बैच है। जैसे ही 20 स्टूडेंट्स हो जाते हैं कंप्लीट, ये बैच जो है वो बंद हो जाएगा, राइट। और इसको ज्वाइन करने के लिए मेरा नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप या टेलीग्राम के थ्रू, ठीक है। और या फिर और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप। तो ये एक कोर्स है, बाकी काफी सारे अपने कोर्सेज चलते हैं। जो आप नए जुड़े हैं तो आप लेक्चर के एंड में सुन लीजिएगा, दूसरे कोर्सेज के बारे में मैं आपको बता दूंगा। तो चलो सबसे पहली तो बात करते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के बारे में, सीबीडीटी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिएगा अभी रिसेंटली जेबी महापात्रा, इनको जो है
इंटरिम चीफ अपॉइंट किया गया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का, यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा। तो जो स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, ये नाम थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। बाकी सीबीडीटी, इसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है कि ये क्या है। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी हम लोग को देखने को मिलती है, वैधानिक निकाय है ये। और सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963, केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963, इसके तहत इस बॉडी को एस्टैब्लिश किया गया, याद रखिएगा। और इंडिया का ऑफिशियल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यूनिट है ये, भारत की आधिकारिक वित्तीय कार्रवाई कार्यबल इकाई ये हमें देखने को मिलती है। इसे किसके द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता है, ये क्वेश्चन आएगा, तो आपको याद रखना है कि ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता है, जो कि आती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर। तो ये चीज आप लोग को ध्यान में रखनी है। ये कुछ पॉइंट सीबीडीटी से रिलेटेड, सिंपल से 4-5 पॉइंट है, इससे बाहर का सीबीडीटी में और कुछ ऐसा सच नहीं पूछा जाएगा। अब देखिए रोहिंग्या मुस्लिम्स कौन है, तो इसके बारे में हम न जाने कितनी बार जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की डेट में हजारों की संख्या में रोहिंग्या मुस्लिम जो है वो भाषण 4 आइलैंड जो है वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो देखो आपको ले चलते हैं घुमाने भाषण 4 आइलैंड। तो इंडिया की लोकेशन आपको पता ही है। तो आपको अभी क्या करना है, आपके अगर आप जहां पर भी पढ़ते हो आपकी दीवार के सामने अगर इंडिया का बड़ा सा मैप है, तो आप जिस भी पर्टिकुलर अपनी स्टेट से बिलोंग करते हो उस स्टेट पर फिंगर रखो और उस स्टेट से जो है वो आप बांग्लादेश की तरफ घूमते हुए जाओ। राइट, कि आपकी स्टेट के बगल में जो कौन सी स्टेट है बिल्कुल पैरेलल में, और बांग्लादेश की तरफ जाओ। और बांग्लादेश में जब आप जाओगे तो सबसे पहले तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, राइट, सबसे मतलब इंपॉर्टेंट को, चलो उसका आंसर मिल ही गया यार। सुंदरबन के बारे में पूछना चाह रहा था मैं, सुंदरबन नेशनल पार्क के बारे में, तो वो यहीं पर ही हम लोग को देखने को मिलता है, नीचे साइड ही यहाँ पर, मतलब कोलकाता की आप वेस्ट बंगाल के नीचे यहाँ पर देखेंगे ना, तो सुंदरबन नेशनल पार्क है ये। और सुंदरबंस जो है गाइस, आपने अगर एनवायरमेंट का कोर्स लिया होगा तो मैंने इसके बारे में पढ़ाया हुआ है कि यहाँ पर सबसे भारी मात्रा में हम लोग को सबसे लार्जेस्ट मैंग्रोव्स जो है वो यहीं पर ही हम लोग को देखने को मिलते हैं। और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैंग्रोव्स का आपके लिए पढ़ना। तो यहीं पर ही आप देखो ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश के पास आप यहाँ पर जाओ, मेघना नदी आपको देखो दिखाई दे रही है ऊपर से आती हुई, ये मेघना नदी आ रही है, राइट। तो ये मेघना नदी गई और फिर आप यहाँ पर देखो ये है भाषण 4 आइलैंड। ये आइलैंड जो है वो बांग्लादेश का है। यहाँ पर रखा हुआ है बांग्लादेश ने किन लोगों को, रोहिंग्यास को। रोहिंग्यास कौन है, तो देखो ये म्यांमार आपको दिखाई दे रहा है। म्यांमार को मैं जूम करता हूँ तो ये वाला एरिया जो सिटवे पोर्ट वाला एरिया दिख रहा है आपको, ये पूरा रेड कलर से जो कर दिया गया है, ये पूरा रेड कलर से जो एरिया आपको दिख रहा है, ये रखाइन स्टेट वाला एरिया है म्यांमार का, वेस्ट साइड का। तो यहाँ पर क्या हुआ था, ये खबर जो है वो करीब 2017 एंड से शुरू हो गई थी। तो यहाँ पर रहने वाले बहुत सारे लाखों की संख्या में रोहिंग्यास मुस्लिम्स यहाँ पर रहते थे। उनको म्यांमार की खुद की सरकार ने फोर्सफुली जो है वो भगाया था यहाँ से, म्यांमार मुस्लिम्स को, सॉरी म्यांमार में रहने वाले रोहिंग्या मुस्लिम्स को। और ये भागकर जो है वो इंडिया बांग्लादेश की बॉर्डर पर आ गए थे और बांग्लादेश ने जो है वो इनको कहाँ पर पनाह दी है, ये वाला जो आइलैंड है ना भाषण 4 आइलैंड, यहाँ पर जो है वो इनको रखा हुआ है। अब भाषण 4 आइलैंड को लेकर भी बड़ी एक समस्या है, क्योंकि जब भी इस क्षेत्र पर, ये बे ऑफ बंगाल वाला जो क्षेत्र है ना, जब भी कुछ साइक्लोन आता है, जरा बताना मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर, अभी कुछ समय पहले ही पढ़ा है हमने कि कौन सा साइक्लोन अभी यहाँ पर आया है, राइट। बताओ जरा मुझे बे ऑफ बंगाल पे जो रिसेंट 3 साइक्लोन के नाम बताओ और किस किस समय पर आए हैं, वो डेट और टाइमलाइन भी बताओ नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर, पता होना चाहिए आपको बहुत अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी साइक्लोन आता है या जो भी स्थिति यहाँ पर खराब होती है, तो ये भाषण 4 आइलैंड जो है ना, ये पानी के नीचे चला जाता है, समुद्र के नीचे चला जाता है पूरा का पूरा, और यहाँ पर इसने लोगों को बसाया हुआ है। और उसको लेकर इवन यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन राइट काउंसिल जो है ना, उन्होंने भी इसके ऊपर आरोप लगाए थे कि ये गलत कर रहा है, ये मानव अधिकार का उल्लंघन कर रहा है बांग्लादेश इस तरीके से, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिली थी। और एक और खासियत बताता हूं मैं इसकी आपको भाषण 4 आइलैंड की, कि ये जो आइलैंड है ना, ये मैन मेड है, मतलब कि ये पहले नहीं था, नेचुरली नहीं था, इसको बनाया बांग्लादेश ने खुद ने। तो देखो आप टॉपिक पे आ जाते हैं कि क्यों यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग जो हैं, स्पेशली रोहिंग्या मुस्लिम जो है वो क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो वो प्रोटेस्ट इसी चीज को लेकर कर रहे हैं कि ये साइक्लोन प्रोन आइलैंड है, जब भी यहाँ पर साइक्लोन आता है तो इसकी आइलैंड की स्थिति जो है वो खराब हो जाती है। उसी चीज को लेकर, मतलब ये आइलैंड जो है वो पानी के नीचे चला जाता है, उसी चीज को लेकर जो है वो लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उनको सही लिविंग कंडीशन पर नहीं रखा जा रहा है, मतलब जिस प्रकार से उनको रखा जाना चाहिए, राइट। तो रहने लायक हालातों को लेकर ये बेसिकली हजारों की संख्या में लोग जो है वो विरोध कर रहे हैं, राइट। इशू जो था वो क्या था, दिसंबर से ही हमने देखा कि बांग्लादेश ने 18,000 रेफ्यूजीज को, रेफ्यूजी लोग कौन लोग होते हैं, जिन लोग के पास खुद की सिटीजनशिप नहीं होती, क्योंकि ये म्यांमार से इनको निकाला गया,
इनका देश निकालना हो गया, मतलब कि इनको देश से निकाल दिया अपने खुद के। अब इनके पास किसी भी कंट्री की सिटीजनशिप नहीं है, और जिन लोगों के पास किसी कंट्री की सिटीजनशिप नहीं होती उनके लिए सर्वाइव करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उनकी कोई सरकार नहीं होती जो कि उनकी मदद करे। बट हाँ, यूनाइटेड नेशन जो है वो रेफ्यूजीज को लेकर भी बहुत सपोर्ट करती है। इसका हम लोग को एक ऑर्गेनाइजेशन भी देखने को मिलता है, राइट, रेफ्यूजीज को लेकर, जो कि रेफ्यूजीज की लिविंग कंडीशन को बेटर करने के लिए वेरियस प्लान्स बनाता है, पॉलिसीज बनाता है। तो ऐसे ही 18,000 रेफ्यूजीज को बांग्लादेश ने जो है वो भाषण 4 आइलैंड पर जो है वो भेज दिया, राइट। और लो लाइंग सिल्ट आइलैंड ये हम लोग को देखने को मिलता है। सिल्ट क्या होती है? वो मिट्टी होती है, राइट, उसको हम लोग सिल्ट बोलते हैं। वो मिट्टी होती है ना, वो दलदल टाइप की, तो वो सिल्ट टाइप की होती है। वैसे तो दलदल एग्जैक्टली वेटलैंड होता है, बट अगर सिल्ट की बात करें, वो कठोर मिट्टी जो होती है, वो सिल्ट हम लोग को देखने को मिलती है। तो वो लो लाइंग सिल्ट आइलैंड ये है, और काफी बुरी कंडीशन में जो है वो रह रहे हैं। तो ये वाली चीज यहां पर बताई जा रही है। और मेन कंसर्न, चिंता वाली बात जो है वो क्या है? तो भाषण 4 आइलैंड, जो कि एक फ्लोटिंग आइलैंड है, पॉइंट टू बी नोटेड, 4 पिया के नाम से इसे जाना जाता है, या फिर थिंगर 4 आइलैंड के नाम से जाना जाता है, राइट। ये आइलैंड जो है वो बांग्लादेश का हतिया में हम लोग को देखने को मिलता है आइलैंड। और आइलैंड जो है ये सिल्ट से जो है वो बनाया गया है, वही मतलब मिट्टी से जो है वो बनाया गया है ये आइलैंड, बे ऑफ बंगाल में। और मात्र 20 साल पहले ही ये आइलैंड बनाया गया, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही समझाया था, बताया था। और चिंता वाली बात हमेशा से उठती है इस आइलैंड को लेकर कि जब भी एक्सट्रीम वेदर कंडीशन जब भी होती है, कभी भी कुछ इशू होता है, तो ये इमरजेंसी सिचुएशन में आ जाता है ये आइलैंड, क्योंकि पानी के नीचे जो है वो चला जाता है, सी लेवल राइज हो जाता है। तो ये वाला एक इशू है जिसको हमने समझा कि इस चीज को लेकर रोहिंग्या मुस्लिम जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब रोहिंग्या समुदाय के बारे में भी थोड़ा बहुत थ्योरी में जान लो, वैसे कई बार तो हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो रोहिंग्या जो है गाइस वन ऑफ सेवरल एथनिक माइनॉरिटीज हुआ करती थी म्यांमार में, क्योंकि इनको भगा दिया गया, राइट। और मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो इनकी मुस्लिम्स हम लोग को देखने को मिलती है। और जो लोग इस कम्युनिटी के जो है गाइस, उनके पास फुल सिटीजनशिप जो है वो म्यांमार के द्वारा नहीं दी गई है। कम्युनिटी जो है बाय ओरिजिन एक स्टेटलेस है, मतलब कि रेफ्यूजी है, किसी भी कंट्री से संरक्षण जो है वो इनको प्राप्त नहीं है। इंडो आर्यन एथनिक ग्रुप के हैं ये, जो कि म्यांमार के रखाइन स्टेट में रह रहे थे, जिसके बारे में मैंने आपको अभी मैप में बताया, दिखाया, राइट। इनकी खुद की लैंग्वेज और कल्चर हम लोग को देखने को मिलता है। और कहा जाता है कि अरब ट्रेडर जो हैं, राइट, अरब ट्रेडर्स, अरब के जो व्यापारी जो थे, तो उनके वंश के हैं ये, राइट। और दूसरे ग्रुप जो हैं वो भी इस क्षेत्र में हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो कि जनरेशन से सेटल हुए हैं, राइट। तो ये वाली चीज है। 2017 के शुरुआत में रोहिंग्या मुस्लिम्स के जो नंबर थे वो लगभग आप ये कह सकते हो 10 मिलियन, सॉरी 1 मिलियन, मतलब 10 लाख लोग थे ये, राइट। इनकी संख्या जो थी वो 10 लाख के आसपास हम लोग को देखने को मिलती थी। और अगस्त 2017 के आसपास 6,25,000 रेफ्यूजी जो है उनको रखाइन प्रोविंस से, रखाइन स्टेट से जो है वो भगाया गया, और ये बांग्लादेश की बॉर्डर पर आकर सेटल हो गए। और रोहिंग्या कम्युनिटी जो है गाइस, इसे डिस्क्राइब किया गया है यूनाइटेड नेशन जनरल सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो ग्यूटेरेस के द्वारा एज वन ऑफ द मोस्ट, इफ नॉट द मोस्ट डिस्क्रिमिनेटेड पीपल इन द वर्ल्ड, राइट। मतलब कि विश्व में रोहिंग्या समुदाय के लोगों को विश्व में सर्वाधिक नहीं तो सबसे अधिक भेदभाव किए जाने वाले लोगों में से एक के रूप में वर्णित किया गया। मतलब कि इनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है पूरे दुनिया भर में सबसे ज्यादा, राइट, सबसे ज्यादा भेदभाव जो है वो किए जाने वाले जो लोग हैं उनके रूप में जो है वो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल ने जो है वो डिस्क्राइब किया है रोहिंग्या कम्युनिटी के बारे में, राइट। तो ये वाला पॉइंट भी आप लोग को थोड़ा सा पता होना चाहिए। प्रोटेक्शन कौन सी अवेलेबल है रोहिंग्यास को? तो इंटरनेशनल कन्वेंशन के थ्रू, तो जैसा मैं आपको रेफ्यूजीज के बारे में बता रहा था, तो 1951 के रेफ्यूजी कन्वेंशन जो है और उसका 1967 का जो प्रोटोकॉल है, उसके थ्रू पहली बात तो रेफ्यूजी टर्म को डिफाइन किया गया इस प्रोटोकॉल के तहत, राइट। और साथ ही साथ जो अधिकार जो होंगे रेफ्यूजीज के वो बाकायदा बनाए गए, तैयार किए गए। साथ ही साथ लीगल ऑब्लिगेशंस भी दिया गया स्टेट्स को उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी कि जो भी रेफ्यूजी जो है वो जहां पर भी हैं, राइट, जहां पर भी रहते हैं। और इस कन्वेंशन को, रेफ्यूजी कन्वेंशन को अगर किसी कंट्री ने जो है वो साइन किया है और उस कंट्री के अंदर या फिर उस कंट्री के बॉर्डर पर अगर कोई रेफ्यूजी रह रहे हैं, तो उस कंट्री की जिम्मेदारी होगी कि वो उन रेफ्यूजी को अपनी कंट्री में पनाह दे या फिर कहीं पर असाइलम प्रोवाइड कराए, जिससे कि वो रह सके, मतलब पनाह दे। और इस प्रोटोकॉल का जो कोर प्रिंसिपल हमें देखने को मिलता है वो क्या कहता है कि रेफ्यूजी जो है उनको उनकी कंट्री में भेजना नहीं है, क्योंकि वहां पर वो ऑलरेडी सीरियस थ्रेट जो है वो फेस करके आए हैं और उनकी लाइफ को और उनकी आजादी को खतरा है। देखो, कोई भी व्यक्ति अपनी कंट्री को कब छोड़ता है, राइट, या फिर कोई भी व्यक्ति रेफ्यूजी कब बनता है, जब उसकी कंट्री के अंदर उसे प्रोटेक्शन नहीं दी जाती। तो कभी भी किसी रेफ्यूजी को पकड़कर वापस उसी के देश जो है वो उसे नहीं भेजना है जहां का वो ओरिजिन है, मतलब जहां से वो भागा है।
नहीं तो उसकी लाइफ के लिए जो है वो और खतरा बढ़ जाएगा। तो ये इसका कोर प्रिंसिपल है। हाउएवर चिंता वाली बात यही है कि बांग्लादेश जो है वो सिग्नेटरी नहीं है इस कन्वेंशन का। बांग्लादेश ने इस कन्वेंशन को साइन नहीं किया है, इसलिए बांग्लादेश बोलता है कि मेरे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है इन रेफ्यूजी को सही सलामत रखने का। तो ये एक बड़ा इशू है। और हालांकि काफी महीनों से, मतलब अभी तक तो मेरे ख्याल से बांग्लादेश को अगर करना होता तो मे भी शायद अभी तक बांग्लादेश इन रेफ्यूजीज को जो है वो सही जगह पर पनाह दे देता, क्योंकि ये बात बहुत पुरानी हो गई, अब काफी महीनों से चलती आ रही है कि बांग्लादेश ने इसको भाषण चार आइलैंड पे रखा हुआ है, राइट, रेफ्यूजीज को, राइट। और कई बार बोला भी गया है कि यार ये खतरनाक है, उनकी लाइफ को खतरा हो सकता है, बट फिर भी बांग्लादेश चाहता तो एक्शन ले सकता था, बट उसने कोई एक्शन अभी तक तो नहीं लिया है। तो एक अच्छा इंटरनेशनल प्रेशर बांग्लादेश के ऊपर क्रिएट करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, राइट। इवन जैसे कि आपको शायद पता होगा, हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, हमने डिस्कस भी किया था पहले, अगर आप रेगुलर स्टूडेंट्स होंगे, लगातार फॉलो कर रहे होंगे, तो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, उन्होंने म्यांमार की सरकार से तब बात करी थी जिस समय ये इशू चल रहा था, तब बात करी थी और इवन वादा किया था कि रोहिंग्यास मुस्लिम जो है वो प्रॉपर तरीके से उनकी जगह पर रह सके तो उनके लिए घर वगैरह बना के देगी हमारी सरकार, इतना तक हो गया था। बट प्रॉब्लम यही आई थी ना कि वहीं पर ही उनको म्यांमार के अंदर रोहिंग्या मुस्लिम्स को इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है, तो उनको म्यांमार भेजना ठीक नहीं है, और ये कन्वेंशन भी यही बोलता है, राइट, जो रेफ्यूजी से रिलेटेड हमें देखने को मिलता है। तो ये सब आपके पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर रहने चाहिए। अब इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स की बात करें, ICCPR की बात करें, इवन दो रेफ्यूजीज आर फॉरेनर्स, हालांकि रेफ्यूजीज फॉरेनर्स हैं, राइट, एक ऐसी कंट्री में जिस कंट्री में उन्हें असाइलम मिली है, और ये ICCPR के जो 1966 का है जो है उसके आर्टिकल 2 के अंदर ये चीज मेंशन है कि उनको सेम फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड की जाएगी, सेम फ्रीडम्स प्रोवाइड की जाएगी एज नेशनल्स को प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन। जैसे कि एक कंट्री के सिटीजन्स को जो प्रोटेक्शन दी जाती है ना, जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं एक कंट्री के सिटीजन्स के लिए, सेम वही राइट जो है वो इस प्रकार के रेफ्यूजीज के लिए प्रोवाइड किए जाए। तो ये वाली चीज जो है वो इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स कहती है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने उनको एक समान इक्वल रखना है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो हमें देखने को मिलता है, जो हमारे आर्टिकल, इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, तो इंडिया के आर्टिकल 14 के अंदर ये वाली चीज मेंशन्ड है, राइट। और यहां पर इस पर्टिकुलर कन्वेंशन के आर्टिकल 2 के अंदर मेंशन्ड है कि एक व्यक्ति जो भी रेफ्यूजी है उसको एक कंट्री के अंदर अगर वो आया है, उसको अगर शरण दी जा रही है, पहली बात तो उसको असाइलम प्रोवाइड किया जाए, शरण उसको दी जाए रहने के लिए, साथ ही साथ उसको इक्वल राइट्स दिए जाए जो कि नेशनल्स को, एक कंट्री के सिटीजन को जो है वो राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। और कुछ दो चार राइट्स की यहाँ पर बात करें, तो नॉन डिस्क्रिमिनेशन का, कि भेदभाव नहीं करना है उनके साथ, राइट, तो ये भी इसके अंदर मेंशन्ड है। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक जिसके बारे में एक आपको अच्छी जानकारी, अच्छा आइडिया होना चाहिए। अब देखो, चाइना की एक पॉलिसी है, राइट, चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी, तो इसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। मैं चाहूंगा कि आज ही आप इस पर जो है वो एक आंसर लिखें, राइट, एक्सप्लेन इन ब्रीफ अबाउट चाइनाज वन चाइल्ड पॉलिसी। अगर आपने इसके बारे में पहले से पढ़ा हुआ है तो, और जो भी स्टूडेंट है जिनके पास रेगुलर बेसिस पर करंट अफेयर्स की PDF आती है, तो आप जो है वो तुरंत 14 मई 2021 की PDF से तुरंत पढ़ो, रीड करो और आंसर लिख लो। एक बार बस रीड करना, फिर आंसर लिखना शुरू कर देना, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग मैंने आपकी क्रिएट कर दी है। जिन स्टूडेंट ने नहीं पढ़ा है, आप क्या करो, पहले जो नए स्टूडेंट है 14 मई 2021 के वीडियो में जाओ, और प्लेलिस्ट पर आपको पूरे वीडियोस मिल जाएंगे, और इवन मंथ वाइज भी प्लेलिस्ट आपके लिए बनाई हुई है, आप चेक कर सकते हैं चैनल पर, मंथली प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, और एक सिंगल प्लेलिस्ट भी है जिसमें पूरे जब से मैं पढ़ाता आ रहा हूँ, मतलब कुछ साल छोड़कर, मतलब कि मेरे ख्याल से शायद 2018 दिसंबर से मेरे ख्याल से वो प्लेलिस्ट चालू है, वो प्लेलिस्ट बनी हुई है 2018 दिसंबर से, तो पुरानी है। और उससे पहले भी मैंने 2-3 जगह और काम किया था, करंट अफेयर्स पढ़ा रहा था, तो करंट अफेयर्स तो करीब 4-5 साल से मैं सिर्फ करंट अफेयर्स ही पढ़ा रहा हूँ। उससे पहले मैंने पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शनल लिया था, एक बार कोर्स जो है वो कंडक्ट कराया था, फिर मास्टरी अपन ने इस पे कर ली करंट अफेयर्स में, तो वो तो है। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि करंट अफेयर्स का जो पुराना मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो उसके भी आपको पुराने रिकॉर्ड जो है वो मिल जाएंगे, आपको जब भी जिस समय की भी न्यूज़ चाहिए, जिस महीने की न्यूज़ चाहिए, आप देख लेना, राइट, तो पूरी अवेलेबल है। तो उस प्लेलिस्ट के थ्रू जो है आप 14 मई 2021 के करंट अफेयर्स में जाकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे की बात करते हैं। अभी ये टॉपिक न्यूज में क्यों आया, तो हाल ही में जारी किए गए चीन के जनगणना आंकड़ों से पता चला है, चीन की जनगणना के बारे में यहीं पर ही अपन ने बात करी थी 14 मई 2021 को ही, आई थिंक, या फिर दूसरे किसी टॉपिक पे बात करी थी, इसमें तो आपको वन चाइल्ड पॉलिसी के बारे में अच्छे से मिल जाएगा। पता चला है कि देश की जनसंख्या वृद्धि पर वृद्धि दर जो है, देश की जनसंख्या वृद्धि दर जो है, जो पॉपुलेशन ग्रोथ जो हमें देखने को मिलती है, तो 1950 के दशक के बाद
सबसे धीमी है और कम होती जा रही है, लेस होती जा रही है। और उसका कारण क्या है? चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी, जिसको हालांकि इसने अभी हटा दिया है 2016 में, राइट। इसने रिलैक्सेशन दे दिया कि एक व्यक्ति जो है वो दो चाइल्ड जो है वो रख सकता है, यानी कि दो बच्चों को जो है वो जन्म दे सकता है। वैसे इलीगल तरीके से चाइना के अंदर लोग जो है वो वन चाइल्ड पॉलिसी का भी उल्लंघन करते हुए एक से ज्यादा बच्चों को पैदा कर रहे थे, राइट। तो उसके बारे में भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था पूरा प्रॉपर तरीके से। तो इसके बाद चीन द्वारा प्रत्येक विवाहित जोड़े को 3 बच्चे पैदा करने की अनुमति देने संबंधी घोषणा जारी करी है। तो अब देखो, अब चाइना ने कह दिया है कि एक कपल जो है वो 3 बच्चे जो है वो पैदा कर सकते हैं। तो चाइना क्या चाह रहा है? डेमोग्राफिक डिविडेंड चाह रहा है, क्योंकि उसके यहां पर हमने डिस्कस भी किया कि ओल्ड एज जो पर्सन है, सीनियर सिटीजन जो है वो ज्यादा होते जा रहे हैं और यंग जनरेशन जो है वो कम होती जा रही है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आएगी? इसमें 2 प्रॉब्लम आएगी। पहली प्रॉब्लम तो यंग जनरेशन के ऊपर टैक्स का भार जो है वो ज्यादा पड़ जाएगा, राइट। ज्यादा टैक्स का भार बढ़ेगा। दूसरी बात, सीनियर सिटीजन होने के कारण वहां पर प्रोडक्टिविटी जो है वो ज्यादा, सीनियर सिटीजन होने के कारण कंट्री के अंदर प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, राइट। क्योंकि अभी देखो युवा जो है वो काम कर सकते हैं, राइट। वर्किंग एज की जो पॉपुलेशन होती है वो काम कर सकती है, वो कंट्रीब्यूट कर सकती है कंट्री की जीडीपी के ऊपर। बट जो सीनियर सिटीजन होते हैं वो काम नहीं कर सकते। उनकी जिम्मेदारी जो होती है वो सरकार की होती है, सरकार को उन्हें पेंशन देना होता है और उनकी जो हेल्थ से रिलेटेड जो कंडीशंस है और वेरियस सर्विसेज जो है वो उनको देनी होती है, राइट। तो एक कंट्री की, एक गवर्नमेंट की जो है वो होती है, जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और गवर्नमेंट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ से फुलफिल करेगी? टैक्स को बढ़ाकर। तो इसलिए तो हमें देखने को मिलेगा कि अगर ज्यादा बुजुर्ग है, कम युवा है, तो उस कंट्री के अंदर टैक्स का बर्डन बहुत ज्यादा होता है, राइट। तो ये एक इशू है। तो ये चीज समझ ली चाइना ने। और उसकी अभी आने वाले समय में जैसे कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसका, जिसमें उसको लेबर्स की आवश्यकता पड़ेगी, चाइनीज की आवश्यकता पड़ेगी। और उसकी कंट्री में अगर बचेंगे नहीं तो ऑब्वियस ही बात है कि उनको डिफिकल्टी आ सकती है। तो उसने बोला कि नहीं, अब 2 नहीं, अब 3 बच्चे पैदा करो, मुझे युवा चाहिए अपनी कंट्री के अंदर, राइट। तो ये एक मुद्दा था जिसके बारे में आपको एक जानकारी होनी चाहिए। अब देखो, व्हाट इज नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट फॉर डिफेंस। सिविल सर्विसेज की जब आप तैयारी करते हो तो सबसे पहले तो आपको टाइटल को देखकर कुछ सोचना जरूरी होता है, क्योंकि देखो आधी से ज्यादा चीज जो होती है ना वो टाइटल को समझकर ही क्लियर हो जाती है। नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट मतलब क्या है? एक ऐसी लिस्ट दे दी सरकार ने, और किसकी लिस्ट है? डिफेंस की, मतलब कि वेपन्स वगैरह के नाम लिखे होंगे इस लिस्ट के अंदर कि जिसको इंपोर्ट नहीं कराना है। क्या यही बात है क्या? देखो, अपन सोच लेते हैं, जैसे मैं सोच लेता हूं मुझे कुछ नहीं पता इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, अभी मैं पढ़ने जा रहा हूं इस टॉपिक को, बट मैं अगर टाइटल देखता हूं, और आपको भी यही अप्रोच लगानी है कि आप कोई भी टॉपिक को पढ़ें तो उसके टाइटल को देखकर थोड़ी चीजें समझने की कोशिश किया करें, क्योंकि टाइटल से ही लगभग 50 से 75% चीजें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाती हैं, राइट। तो देखो, एक लिस्ट के अंदर ऐसे वेपन्स का नाम होगा जिन वेपन्स को हम लोग इंपोर्ट नहीं करवाएंगे। यही बात हो सकती है, और क्या हो सकती है नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट के अंदर? तो देखो, बात क्या है एक्चुअल वो आप समझते हैं। तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने नोटिफाई की है दूसरी नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट, राइट। दूसरी नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट हम लोग को डिफेंस की देखने को मिल रही है। अब इसको नाम दे दिया गया है पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट। अब देखो, इस नाम से क्या समझ में आ रहा है? पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट मतलब इस लिस्ट में जो वेपन्स के नाम होंगे उन वेपन्स को इंडिया में बनाना है, राइट। इंडिजिनाइजेशन मतलब कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट जो है वो तैयार करना है, अब उसकी कंट्री में तैयार करना है। तो इसमें 108 आइटम्स हैं, 108 प्रोडक्ट्स हैं, जिसे सिर्फ जो है सिर्फ परचेज किया जाएगा इंडिजीनियस सोर्सेज के थ्रू, मतलब कि इंडिया में बनाने वाली जो कंपनी है उन्हीं से ही इन 108 आइटम्स को परचेज किया जाएगा। नई लिस्ट के अंदर जो टोटल नंबर जो है वो 108 से बढ़ाकर जो है वो 209 कर दिए गए। अब इसकी संख्या भी जो है वो बढ़ा दी गई है। लिस्ट के अंदर कॉम्प्लेक्स सिस्टम, सेंसर, सिम्युलेटर, वेपन्स और एम्यूनिशन मतलब गोलियां, और हेलीकॉप्टर, नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट्स, एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, और टैंक इंजन। मैंने गलती से जीप काट ली अपनी, कभी कभी ऐसा हो जाता है, बात करते करते जीप कट जाती है, बड़ा दिमाग खराब हो जाता है। चलो कोई बात नहीं, आगे की बात करते हैं। इस कदम का क्या महत्व हम लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। इस कदम का क्या महत्व है? तो यहां पर क्या किया जा रहा है? पोटेंशियल लोकल डिफेंस इंडस्ट्री है उसको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। मतलब पोटेंशियल जो लोकल डिफेंस इंडस्ट्री का है, कि हमारी जो लोकल इंडिया के अंदर जो इंडस्ट्रीज हैं जो डिफेंस के प्रोडक्ट्स बना सकती हैं, तो उनके पास कितना पोटेंशियल है उसको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। हम जो है वो ज्यादा प्रोडक्ट को जो है वो हमारी कंट्री में ही बनाएंगे, और जब प्रोडक्ट इंपोर्ट नहीं होंगे बाहर से तो हमारा पैसा बचेगा, और जब हमारी कंट्री के अंदर ही हम उस प्रोडक्ट को बनाएंगे तो हमारी कंट्री के लोगों को जॉब मिलेगी। तो इस तरीके से भी चीजों को आपको समझना है। अब इसके अलावा इंपीटस टू डोमेस्टिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो देखो, हमारी कंट्री के अंदर डिफेंस की फील्ड में R&D पर फोकस किया जाएगा ज्यादा, राइट। और इसके कारण हमें देखने को मिलेगा कि फ्रेश इन्वेस्टमेंट जो है वो आएगा,
टेक्नोलॉजीज में बढ़ेगा, फ्रेश इन्वेस्टमेंट में और मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज में ग्रोथ हम लोग को देखने को मिलेगी। एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी स्टार्टअप को, इवन स्मॉल माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को, कि जिससे कि वो वेपन्स की फील्ड में, वेपन्स टेक्नोलॉजी में जो है वो कदम बढ़ाएं, नए नए इनोवेशन लेकर आए, राइट। और नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट पॉलिसी है क्या, तो उसको अगस्त 2020 में लाया गया था। नेगेटिव लिस्ट एसेंशियली इसका मतलब ये है कि आर्म्ड फोर्सेस जो है, हमारी आर्म फोर्सेस में कौन सी चीज आती है, मेरे रेगुलर स्टूडेंट को पता होगा, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के अलावा भी, राइट। बट इसमें सिर्फ आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की बात हो रही है, बट एक्चुअल में जो आर्म्ड फोर्सेज हैं उसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि इंडियन कोस्ट गार्ड भी आती है, जिसको हमेशा से लोग जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं आर्म्ड फोर्सेस के अंदर। बट याद रखना, जब भी बात होती है आर्म्ड फोर्सेस की, तो हमारी 4 बॉडीज जो है वो शामिल होती हैं इसके अंदर। बट यहां पर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की बात की जा रही है कि विल ओनली प्रोक्योर सच आइटम्स फ्रॉम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स। तो आर्मी के लिए, एयरफोर्स के लिए और नेवी के लिए यह कहा गया है कि इस लिस्ट में जो सामान शामिल है उस सामान को आप इंपोर्ट नहीं कराओगे, उसको सिर्फ इंडिया के ही मैन्युफैक्चरर से परचेज करोगे। और मैन्युफैक्चरर जो होंगे वो प्राइवेट सेक्टर प्लेयर या फिर डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के भी हो सकते हैं। मतलब कि देखो, यहां पर प्राइवेट प्लेयर्स को भी अलाउ किया गया है कि वो कर सकते हैं, मतलब कि डिफेंस की टेक्नोलॉजी में बना सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, राइट। अब इसके अलावा देखो, वाई वॉज दिस पॉलिसी नीडेड, इस पॉलिसी की क्या आवश्यकता है और इसका क्या इंपैक्ट हमें देखने को मिलेगा। तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसके द्वारा बताया गया कि इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है 2014 और 2019 के बीच में। मतलब कि 2014 और 2019 के बीच में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा हमने वेपन्स को इंपोर्ट किया है, राइट। कितने डॉलर के, तो 16.75 बिलियन यूएस डॉलर की कीमत के प्रोडक्ट्स को हमने इंपोर्ट किया है और पूरे दुनिया भर में दूसरे नंबर पर हैं हम। और मैंने आपको इसके बारे में पढ़ाया भी है। तो जरा बताओ मेरे होनहार छात्रों, स्टूडेंट्स, बताओ कि फर्स्ट नंबर पर कौन सी कंट्री है जो सबसे ज्यादा वेपन्स को इंपोर्ट करती है, बताओ जल्दी। और जिसने सही उत्तर दिया उनके लिए मैं ताली बजाऊंगा, और मैं अभी बजाता हूं उनके लिए ताली। वेरी गुड, वेरी गुड, सही उत्तर दिया होगा आपने जो रेगुलरली बने हुए हैं मेरे साथ। देखो, गवर्नमेंट जो है गाइस, ये क्या करना चाहती है, इंपोर्ट के ऊपर अपने डिपेंडेंस को रिड्यूस करना चाहती है, कम करना चाहती है। और एक शॉर्ट जो है वो देना चाहती है आर्म को, आर्म के लिए, मतलब कि आर्म्स की फील्ड में, डिफेंस की फील्ड में हमारी डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को, मतलब कि इस इंडस्ट्री को बूस्ट जो है वो देना चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो है वो प्रोडक्शन करे, ज्यादा से ज्यादा डिफेंस पर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करें डिफेंस प्रोडक्ट्स की। और बाय डिनाइंग द पॉसिबिलिटी ऑफ इंपोर्टिंग द आइटम्स ऑन नेगेटिव लिस्ट, जैसे ही हम डिनाई करेंगे, मना कर देंगे कि हमें कोई भी इंपोर्ट नहीं करना है इस प्रकार की लिस्ट के आइटम्स को, तब हम हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को एक अपॉर्चुनिटी देंगे कि वो स्टेप अप आगे बढ़ें और मैन्युफैक्चर करें उन प्रोडक्ट्स को जिन प्रोडक्ट्स की आवश्यकता है हमारी फोर्सेस को, राइट। तो ये चीज भी हमें देखने को मिलती है और इसके काफी सारे फायदे हम लोग को नजर आते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब गाइस देखिए, 30 जनवरी को वर्ल्ड निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे जो है वो कहा जाएगा, माना जाएगा 30 जनवरी को, राइट। अब जरा मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख कर बताना 30 जनवरी को और क्या खास चीज हमें देखने को मिलती है, यानी कि क्या इंपॉर्टेंट डे होता है 30 जनवरी को। इसके अलावा बताओ जरा नीचे कमेंट बॉक्स पे, किसी को पता है क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है वो। तो देखो, डेलीगेट्स जो 74th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के हमें देखने को मिले थे, उन्होंने यूनानिमसली अडॉप्ट किया एक प्रपोजल को, जो कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का हमें देखने को मिला, जिसके तहत कहा गया कि 30 जनवरी को डिक्लेयर कर दिया जाए वर्ल्ड निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे के तौर पर, वर्ल्ड निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे के तौर पर। तो ये निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज होती क्या है, तो ये ऐसे इन्फेक्शंस होते हैं जो कि जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज जो हम लोग को देखने को मिलती है, जो विकासशील क्षेत्र जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट। जो कहां पर, जो डेवलपिंग क्षेत्र हम लोग को अफ्रीका, एशिया और अमेरिकास के हम लोग को देखने को मिलते हैं, वहां पर सबसे ज्यादा ऐसे इन्फेक्शन जो है वो देखने को मिलते हैं। और ये बहुत सारे पैथोजेंस के चलते होते हैं, राइट, रोग जनकों के चलते होते हैं, विभिन्न प्रकार के, जैसे कि वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, पैरासिटिक वॉर्म्स हो गए, राइट, परजीवी कृमियों के कारण ये फैलता है, राइट। एंड दे जनरली रिसीव लेस फंडिंग फॉर रिसर्च एंड ट्रीटमेंट। इस पर्टिकुलर ऐसी बीमारियों को फंडिंग जो है वो बहुत कम मिलती है रिसर्च और डेवलपमेंट करने के लिए, राइट। जैसे कि दूसरी की अगर हम बात करें, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, HIV, एड्स, मलेरिया, राइट, इनकी अगर हम लोग बात करें, तो इसके कंपैरिजन पे निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज जो होती हैं उनको फंडिंग बहुत कम मिलती है। कुछ एग्जांपल्स इसके अंदर है, जैसे कि स्नेक बाइट होता है, राइट,
एनविनोमेशन, स्नेक बाइट एनविनोमेशन, स्केबीज, यॉस, ट्रैकोमा, राइट, लेशमेनिसियस और छाग्स डिजीज, राइट, खाज खुजली हो गई, सर्पदंश हो गया, याज डिजीज हो गई, ट्रैकोमा जिसके बारे में मैंने आपको बताया, काला अजहर भी इसके अंदर शामिल है, राइट, और इसके अलावा चागास जो है, और भी इस प्रकार की हम लोग को बीमारियां देखने को मिलती है जिनके ऊपर फंडिंग जो है वो नहीं की जाती। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक नया रोड मैप तैयार किया है 2021 से लेकर 2030 के लिए, राइट। इसमें 3 स्ट्रेटेजिक शिफ्ट की बात करी है निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज को खत्म करने के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसको आपको ध्यान में रखना है कि WHO ने एक रोड मैप 2021 से 30 के लिए तैयार किया है कि इस पीरियड के बीच में निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज को खत्म किया जाएगा। इसके अंदर क्या है, फ्रॉम मेजरिंग प्रोसेस टू मेजरिंग इंपैक्ट, कि कैसे ये डिजीज जो है वो बनती है, उत्पन्न होती है, फैलती है और उसका इंपैक्ट किस प्रकार से होता है उसको मेजर करना, पहली बात तो। क्योंकि कुछ भी चीज, जैसे कि आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको मेजर करना पड़ेगा, राइट, कि आपको जो है वो क्या क्या चीजें पढ़नी है, किताबों की लिस्ट आपको रखनी पड़ेगी, आपकी पढ़ाई करने की क्षमता कितनी है उसे आपको पहले मेजर करना पड़ेगा, उसके बाद अपना टाइम टेबल बनाना होगा। लोग क्या करते हैं, टाइम टेबल जो बना देते हैं ना, टाइम टेबल कैसे बनाते हैं कि मैं तो आज 1 घंटा, मैं 1 घंटा तो दूर की बात है यार, 8-10 घंटे से नीचे का टाइम टेबल तो बनता नहीं है, और वो 8-10 घंटे कुछ दिन तक, कुछ दिन भी नहीं, मैं तो बोलता हूँ एक आधी दिन, 1.5 दिन, 2 दिन तक चलता है, उसके बाद फिर वो 8 घंटे कब 3 घंटे में बदल जाते हैं पता ही नहीं लगता, क्योंकि लोग अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग जो है वो टाइम टेबल नहीं बनाते और इसीलिए फिर वो परेशान होते हैं। और फिर प्रॉब्लम क्या आती है उनके साथ, एक टाइम के बाद वो तैयारी छोड़ देते हैं, वो बोलते हैं कि अरे यार हो ही नहीं रही यार, और क्योंकि डिमोटिवेट होने लगते हैं, टारगेट्स पूरा नहीं हो रहा। अरे आपने टारगेट अपने क्षमता के अकॉर्डिंग नहीं सेट किया, इसलिए तो पूरा नहीं हो रहा है। क्षमता के अकॉर्डिंग सेट करते तो आपको मोटिवेशन मिलता, और मोटिवेशन मिलता तो देखो, मैं तो ये बोलता हूं, अगर आपकी जो है वो 2 घंटे, सिर्फ एक बार में 2 घंटे पढ़ने की आपकी क्षमता, उससे ज्यादा आपकी क्षमता नहीं है, तो मैं तो बोलता हूं सिर्फ 2 घंटे से स्टार्ट करो। करो तो स्टार्ट, एक दिन 2 घंटे से पढ़ो, दूसरे दिन 2 घंटे 10 मिनट बढ़ाओ, तीसरे दिन 2 घंटे 20 मिनट बढ़ाओ, ऐसे करके धीरे धीरे करके, क्योंकि आपका टारगेट जो होगा ना वो जब धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगा तब जाके आप चीजों को अचीव कर पाओगे। और फिर आपका एक टाइम आएगा जब आप बोलोगे कि अरे 8-10 घंटे मेरे लिए पढ़ना तो आम बात है, मामूली बात है। मैं बिगिनर्स की बात कर रहा हूं, बाकी जो अभी तक जो है, जो एडवांस लेवल पे आ गए होंगे तो आपको पता ही है, और मेरे काफी सारे स्टूडेंट मुझसे अटैच हैं जो एडवांस लेवल पे हैं, कम से कम 8 घंटे तो पढ़ते ही हैं वो, क्योंकि इस एग्जाम को चाहिए थोड़ा सा टाइम। और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए भी मेरा मानना यह है कि आप दिन के 4 घंटे तो निकाल ही लोगे, एनी हाउ 4 घंटे निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। अब बोलते हैं कि नहीं सर 4 घंटे तो नहीं निकाल सकते, 1-1 घंटा करके दिन में 4 बार तो निकाल सकते हो, कभी भी मौका मिले तो डिवाइड कर लो। कुछ लोग बोलते हैं कि यार सर 8 घंटे कैसे पढ़े, एक काम करो ना, 2 घंटे सुबह पढ़ लो, 2 घंटे मतलब सुबह उठकर पढ़ लो, 2 घंटे खाना खाने के बाद पढ़ लो, 2 घंटे शाम में पढ़ लो, और सोने से पहले 2 घंटे पढ़ लो। तो ऐसे करके आपने 8 घंटे भी पढ़ ली और पता भी नहीं लगेगा, देख लेना इस एक्सरसाइज के थ्रू आप काम करोगे तो। बट काम करना होगा, ट्रिक्स मैं बताऊंगा कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। देखो मेहनत तो आपको करनी है, राइट, और इसके लिए मैं आप पीछे लगा ही रहता हूं, आपके हमेशा मोटिवेट करता रहता हूं। चलो एनीवेज वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, बात बहुत हो गई। मेजर करना पूरी प्रोसेस को और उसके इंपैक्ट को, फ्रॉम डिजीज स्पेसिफिक प्लानिंग, कि डिजीज को लेकर पहले प्लानिंग करना, एंड प्रोग्रामिंग टू कोलैबोरेटिव वर्क अक्रॉस सेक्टर। पहले प्लानिंग करो डिजीज को लेकर और फिर उसके बाद जो है वो कोलैबोरेट करो एक पर्टिकुलर और अलग अलग, जैसे हमें देखने को मिलता है कि सेक्टर्स में लोगों के साथ, राइट। पहले स्टार्ट करो, शुरुआत करो डिजीज को, मतलब स्पेसिफिक डिजीज को आइडेंटिफाई करके प्लान करो कि किस प्रकार से इसको खत्म कर सकते हैं, और फिर कोलैबोरेट करो। तो ये चीज है। फ्रॉम एक्सटर्नली ड्रिवन एजेंडा रिलायंट टू प्रोग्राम्स दैट आर कंट्री ओन्ड एंड कंट्री फाइनेंस्ड। तो देखो एक्सटर्नली ड्रिवन एजेंडा जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, बाहर कंट्रीज के जो एजेंडाज होते हैं, जैसे कि या फिर बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के जो एजेंडा होते हैं, उसको अपनी कंट्री में जो है वो शामिल करो, और उसके बाद जो है वो उस एजेंडा के अकॉर्डिंग अपनी कंट्री में फाइनेंसिंग वगैरह जो है वो ऑफर करो और उस पर्टिकुलर एजेंडा पर काम करो, जिससे कि वो डिजीज जो है वो खत्म हो जाए। अब सवाल ये उठता है कि 30 जनवरी ही क्यों? तो इस दिन लंदन डिक्लेरेशन हुई थी निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज को लेकर, जिसको 30 जनवरी 2012 को अडॉप्ट किया गया था। और पहली वर्ल्ड निग्लेक्टेड डिजीज डे जो है ये इनफॉर्मली 2020 में सेलिब्रेट की गई थी। और अब से जो है वो बोल दिया है, किस कंट्री ने बोला है, एक बार रिवाइज कर लो, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई ने बोला है कि डिक्लेयर कर दिया जाए जनवरी 30 को वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे के तौर पर। तो ये वाली चीज हमें देखने को मिली और इसके बारे में काफी डिटेल में जो है वो हमने चर्चा करी। अब
वाई डू निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज नीड्स स्पेशल अटेंशन, इसको स्पेशल अटेंशन देने की क्या आवश्यकता? तो 1 बिलियन लोग से भी ज्यादा लोग जो है वो पूरे दुनिया भर में अफेक्टेड हैं इस डिजीज से। ये डिजीज प्रिवेंटेबल है, इसको दूर किया जा सकता है, इसको ट्रीट किया जा सकता है। जैसे कि इन डिजीज के अंदर हम लोग बात करें तो गरीबी और इकोलॉजिकल सिस्टम जो है वो उसके बीच में एक इंटर रिलेशनशिप हमें देखने को मिलती है। गरीबी है, गरीबी में लोग क्या करते हैं, अनहाइजेनिक प्लेसेस पर सरवाइव करते हैं, रहते हैं, और अनहाइजेनिक प्लेसेस में ही हम देखते हैं कि वायरस का और वेरियस बैक्टीरिया की उत्पत्ति होती है, राइट। तो ये वाली चीज है, उसके कारण उनकी हेल्थ खराब होती है, सोशल और इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज उनके खराब हो जाते हैं, राइट। और भी ज्यादा गरीबी में तो है ही, और बीमारी के कारण और जो है वो स्थिति खराब हो गई, हालत खराब हो गई। फैलता कैसे? तो जैसा मैंने आपको बताया, अनसेफ वाटर, जो पानी ठीक नहीं है, अनहाइजेनिक कंडीशन जो हम लोग को पुअर हाउसिंग की देखने को मिलती है, पुअर सैनिटेशन जो होता है, राइट, तो उसमें ये फैलते हैं ये सब इन्फेक्शंस वगैरह। और बच्चे जो होते हैं वो मोस्ट वल्नरेबल होते हैं, मतलब कि सबसे अधिक जो है वो बच्चों को इस बीमारी का खतरा होता है, राइट। और जो कि किल्स, इंपेयर और परमानेंटली डिसेबल मिलियन ऑफ पीपल एवरी ईयर, कि इस बीमारी ने लाखों की संख्या में लोगों को मारा है, लोगों को परमानेंटली डिसेबल कर दिया है, लाखों की संख्या में लोगों को, और हर साल ये करती है। और इसके कारण लाइफ लॉन्ग फिजिकल पेन भी बना रहता है और सोशल स्टिग्मेटाइजेशन भी हम लोग को देखने को मिलता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि कोई बीमारी के कारण, जैसे कि लोगों को, जैसे लोग चल नहीं पा रहे हैं सही तरीके से, तो उनको लोग ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, तो पूरे वो एक सोशल स्टिग्मा जो है वो बन जाता है। तो ये वाली एक चीज हम लोग को देखने को मिलती है। अब पॉलिसीज जो है वो इंडिया के अंदर क्या क्या है इस डिजीज की रिसर्च को लेकर, तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो 2017 की है, उसने एक एम्बिशन सेट किया है कि वो इनोवेशन को बढ़ाएगी, राइट, जिससे कि हेल्थ की नीड्स जो है वो फुलफिल की जा सके और इंश्योर किया जा सके कि नई नई दवाइयां जो है वो अफोर्डेबल रेट्स में उनको मिल सके जिनको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, राइट। बट हालांकि हमारी इस नेशनल हेल्थ पॉलिसी ने कि ये क्लियरली जो है वो मेंशन नहीं किया, स्पेसिफाई नहीं किया कि ये निग्लेक्टेड डिजीज को जो है वो टैकल करेगी, बट फोकस यही है। निग्लेक्टेड डिजीज क्या है? जिस डिजीज को निग्लेक्ट किया जाता है, और यहाँ पर दवाई बनाने की बात की जा रही है कि नए नए डिजीज के दवाई बनाई जाए और उसको अफोर्डेबल रेट्स में जो है वो प्रोवाइड किया जाए। इसके अलावा 2018 में आई नेशनल पॉलिसी ऑन ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिजीज को ट्रीट करने के लिए नेशनल पॉलिसी आई। इसमें जो इन्फेक्शियस ट्रॉपिकल डिजीज जो है उसको शामिल किया गया और आइडेंटिफाई किया गया डिजीज को, राइट, और सपोर्ट करना है कि रिसर्च जो है वो इनके ट्रीटमेंट पर होना चाहिए रेयर डिजीज के, राइट। इसने प्रायोरिटाइज तो अभी तक नहीं किया कि किन किन डिजीज को जो है वो, किन किन रेयर डिजीज को जो है वो का ट्रीटमेंट करना है या उनके ऊपर रिसर्च करनी है, तो प्रायोरिटाइज नहीं किया, राइट, कि रिसर्च फंडिंग को लेकर भी या फिर कैसे इनोवेशन का सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस चीज के बारे में हालांकि इस पॉलिसी के अंदर मेंशन नहीं था, तो इसके बारे में आपको एक आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए गाइस, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि देशद्रोह मतलब कि सेडिशन, इसकी सीमाओं को परिभाषित करने का समय आ गया है। इट्स टाइम टू डिफाइन लिमिट्स ऑफ सेडिशन। तो सबसे पहले तो आप लोग मुझे ये बताओ कि सेडिशन जो है वो आईपीसी के तहत आता है या फिर सीआरपीसी के तहत आता है या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ है सेडिशन के बारे में? तीन चीजों में से पहली एक चीज बताओ। दूसरी चीज बताओ कि चलो आपने लिख दिया होगा कि आईपीसी के अंदर आता है, फिर आप बताओ कि किस सेक्शन के अंदर आता है, बताओ। तो सेक्शन 124A, जिन भी स्टूडेंट्स ने लिखा है बहुत बढ़िया, सही तैयारी चल रही है, क्योंकि इस टॉपिक को हम लोग कई बार जो है वो चर्चा कर चुके हैं। तो रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह समय आ गया है, यह समय आ गया है देशद्रोह के लिए सीमाओं को परिभाषित करने का। उच्चतम न्यायालय द्वारा यह टिप्पणी 2 समाचार चैनलों द्वारा दायर की गई रिट याचिकाओं पर, रिट पिटीशन पर सुनवाई करने के दौरान की गई थी। तो ये ऑब्जर्वेशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कब किया था? जब एक रिट पिटीशन फाइल किया था 2 न्यूज चैनल ने, तो उसकी सुनवाई के दौरान ये किया गया। इन न्यूज चैनलों ने अपने खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर और कंटेम्प्ट का जो मामला था, अवमानना का जो मामला जो था, उसको रद्द करने की मांग करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर करी थी। तो इनके खिलाफ 2 न्यूज चैनल के खिलाफ एफआईआर लग गई थी और साथ ही साथ कंटेम्प्ट का मामला जो है वो इन 2 न्यूज चैनल के खिलाफ लग गया था। अब क्या था ये पूरा मामला, वो आप समझो। तो देखो, आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा 2 नेताओं के आपत्तिजनक भाषण को दिखाने के लिए 2 तेलुगु समाचार चैनल TV5 और ABN आंध्र ज्योति, इनके खिलाफ देशद्रोह के आरोप लगाए गए हैं। तो
इन्होंने क्या किया था टीवी चैनलों ने कि कुछ दो लीडर्स जो थे, दो नेता जो थे, वो आपत्तिजनक ऑब्जेक्शनेबल स्पीच जो है वो दे रहे थे। तो इन टीवी चैनल ने उस स्पीच को पब्लिक के सामने दिखा दिया। उस पर आंध्र प्रदेश सरकार को गुस्सा आया और इन दोनों टीवी चैनल के खिलाफ सेडिशन का चार्ज लगा दिया। अब टीवी चैनल मीडिया जो है वो तो ऑब्वियस ही बात है पब्लिक तक जो है वो बात पहुंचाएगी। अब दो नेता अगर आपत्तिजनक भाषण दे रहे हैं तो वो नेता की गलती है कि वो ऐसे आपत्तिजनक भाषण क्यों दे रहा है, राइट। तो इस चीज को दिखाया, वो तो कर्तव्य है इनका टीवी चैनलों का, बट फिर भी देखो किस प्रकार से इनके खिलाफ जो है वो आरोप लग गए, सेडिशन के, देशद्रोह के आरोप लग गए। वही चीज मैंने आपको बताई ना, कई बार कुछ कानून जो है वो बेसिकली मतलब इंडिया की सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से है, बट उसको अगर प्रॉपर तरीके से डिफाइन नहीं किया जाता तो सरकार जो है वो गलत उपयोग करती है इस प्रकार से, जैसा हम देखते हैं। तो पेटिशनर ने क्या चीज आर्ग्यू करी है, याचिकर्ताओं का तर्क क्या है? तो याचिकर्ताओं का कहना है कि सरकार की कार्रवाई उच्चतम न्यायालय द्वारा 30 अप्रैल को जारी किए गए आदेश का उल्लंघन करती है। जो सरकार ने इन दोनों टीवी चैनल के खिलाफ जो मतलब देशद्रोह का जो आरोप लगाया है, तो इन्होंने कहा है, पेटिशनर ने मतलब कि टीवी चैनल ने कहा है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 30 अप्रैल को जो एक ऑर्डर पास किया था उसका उल्लंघन किया है सरकार ने इन टीवी चैनल के खिलाफ जो है वो एफआईआर दर्ज करके, या ये जो सेडिशन का मामला जो है वो दर्ज करके। तो इस आदेश में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, कौन से वाले आदेश में? 30 अप्रैल वाले आदेश में, कि कोविड-19 के मुद्दे पर अपनी शिकायतों को व्यक्त करने पर नागरिकों की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ अभियोजन पर रोक लगाई गई थी, राइट। स्टे लगा दिया था कि उनको ना अरेस्ट किया जाएगा, ना उनके खिलाफ जो है वो सिटीजन के खिलाफ किसी प्रकार का प्रोसिक्यूशन चलेगा अगर वो अपनी शिकायतों को कोविड-19 के इशू को देखते हुए जो है वो एक्सप्रेस करते हैं तो, राइट। यानी कि सरकार के खिलाफ वो बोलते हैं कोविड-19 के मुद्दे को देखते हो तो किसी के खिलाफ ऐसा कोई आप जो है वो नहीं लगाओगे, मतलब कि अपनी ग्रेवियंसेस अगर कोई व्यक्त कर रहा है, अपनी शिकायतें व्यक्त कर रहा है, तो उसके खिलाफ एफआईआर वगैरह नहीं लगाई जाएगी। तो आगे की कार्रवाई क्या है? तो अदालत ने देशद्रोह के कठोर दंडात्मक अपराध समेत विभिन्न अपराधों के आरोपी चैनलों की याचिकर्ताओं पर राज्य सरकार से 4 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार से 4 हफ्तों के अंदर अंदर कहा है कि वो बताएं कि क्यों इतने हार्श पीनल ऑफेंस जो सेडिशन का है और भी काफी सारे ऑफेंस जो है वो क्यों लगाए गए हैं इन चैनलों के ऊपर, राइट। देशद्रोह के संबंध में अदालत द्वारा की गई जो टिप्पणियां हैं, जनरल ऑब्जर्वेशन है, वो क्या है? तो पहली चीज तो वही कि अब समय आ गया है कि लिमिट्स डिफाइन कर दी जानी चाहिए सेडिशन की, और भारतीय दंड संहिता आईपीसी के सेक्शन 124 ए के तहत हम लोग को देखने को मिलता है, और धारा इसकी 153 जो है, जो कि प्रमोट करती है एनिमिटी को, क्लासेस के बीच में, समुदायों के बीच में शत्रुता को बढ़ावा देती है। इसको विशेष रूप से प्रेस और स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अधिकारों से संबंधित विषयों पर प्रावधानों की व्याख्या की आवश्यकता है। इसका जो इंटरप्रिटेशन होता है ना, ये 124 ए का और 153 का आईपीसी के सेक्शन के, राइट। तो इसमें क्या होता है, कई बार सरकार जो होती है, तो जैसे कि प्रेस के जो राइट्स हैं या फिर हम लोग को फ्री स्पीच के जो राइट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो कई बार जो है वो उसको इंटरप्रेट करके उनके खिलाफ चार्जेस लगा देती है। वही चीज जो मैं आपको स्टार्टिंग में समझा रहा था कि कई बार सरकार जो है वो इन पावर्स का गलत उपयोग करती है। थोड़ा सा बैकग्राउंड को हम लोग समझते हैं। तो सरकार के कोविड-19 प्रबंधन के बारे में अपनी शिकायतों को आवाज देने पर अथवा महामारी की दूसरी लहर के दौरान चिकित्सा सेवाओं तक पहुंच, उपकरण, दवाएं और ऑक्सीजन सिलेंडर हासिल करने के लिए मदद मांगने के लिए आलोचकों, पत्रकारों, सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं, कार्यकर्ताओं और नागरिकों के खिलाफ राजद्रोह कानून यानी कि देशद्रोह कानून का अंधाधुंध इस्तेमाल किया गया है। डेफिनेटली किया गया। जो लोग जो है वो हेल्प मांग रहे थे, मेडिकल एक्सेस मांग रहे थे, अब जो गुस्से परिवार जो है जो कि गुस्से में है, उसने मतलब प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटी उसको नहीं मिल पाई, उसके कारण उसका अगर कोई परिवार का सदस्य मर गया, खत्म हो गया, तो गुस्सा तो जाहिर सी बात है कि वो निकालेंगे ही निकालेंगे, बोलेंगे ही कि मतलब सरकार इतना नहीं कर पाई कि प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटी अवेलेबल करवा सकी। लोगों की जान जो है वो कई केसेस में सिर्फ कोरोना वायरस के कारण नहीं गई है, बल्कि फैसिलिटी ना मिलने के कारण गई है, राइट। तो ये इसमें तो जाहिर सी बात है लोगों का गुस्सा तो निकलेगा ही निकलेगा। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे अगर लोग अपना गुस्सा निकालेंगे तो उनके खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करनी है, राइट। अब सेडिशन क्या होता है? तो सेक्शन 124 ए जो आईपीसी का है वो कहता है हुएवर, कोई भी व्यक्ति बाय वर्ड, शब्दों से, बोलकर, लिखकर, साइन दिखाकर, विजिबल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, राइट, और या किसी भी वजह से अगर कुछ अटेम्प्ट करता है या करता है, राइट, हेटेड
या फिर कंटेम्प्ट यानी कि तौहीन करता है सरकार की, या फिर अटेम्प्ट करता है किसी भी प्रकार का, मतलब कि जैसे कि किसी भी दूसरे लोग जो है ना उसको उत्तेजित करने के लिए कि लोग बाग जो है वो शामिल हो सरकार के खिलाफ, तो सरकार जो है वो क्या कर सकती है, इस कानून के थ्रू सामने वाले व्यक्ति को इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ की सजा दे सकती है। राइट राइट, यानी कि आजीवन कारावास की सजा दे सकती है, और इवन फाइन भी इंपोज कर सकती है, और साथ ही साथ इम्प्रिजमेंट 3 सालों तक तो रहेगा ही रहेगा, और साथ में जुर्माना भी हम लोग को देखने को मिल सकता है। तो ये वाली चीज है, इस प्रकार की हम लोग को सेडिशन के कानून के अंदर देखने को मिलती है। और अभी आज की डेट में प्रॉपर डेफिनेशन की आवश्यकता है सेडिशन की। सेडिशन लॉ जो है कंट्रोवर्सी में आ गया है, और काफी लंबे समय से ये कंट्रोवर्सी में है। ऑफन सरकार जो है उनको क्रिटिसाइज किया जाता है इस लॉ का उपयोग करने के लिए, राइट। जैसे कि काफी सारे जो वोकल क्रिटिक्स वगैरह जो होते हैं ना, जो सरकार की पॉलिसीज के अगेंस्ट जो है जब बोलते हैं तो सरकार इस प्रकार से जो है वो उनका मुंह बंद करा देती है। इसलिए सेडिशन जो है गाइस, ये इंडिविजुअल के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर एक बड़ा रिस्ट्रिक्शन बन गया है, राइट। और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो होते हैं ना, उसका जो प्रोविजन हम लोग को देखने को मिलता है फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर, आर्टिकल 19 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, तो उसके तहत जो है ये आने लगा है। बट ये इसके मतलब सेडिशन के तहत एक कड़ी जो है वो सजा मिल जाती है, और उसके अलावा सजा तो छोड़ दो आप, देशद्रोही का टैग, समझ रहे हो, किसी व्यक्ति को अगर सरकार ने दे दी नहीं तो देशद्रोही है, तो ना ही सिर्फ उस व्यक्ति को सजा मिलती है बल्कि उसका पूरा परिवार जो है वो भुगतता है। ऑब्वियस ही बात है, फैमिली के किसी मेंबर को अगर ऑनलाइन बोल दिया या फिर सरकार ने बोल दिया कि ये तो देशद्रोही, और आजू बाजू वालों सबको पता लग गया, तो जिस कॉलोनी में उसकी फैमिली रह रही है ना, उन लोग सर उठा के नहीं चल पाएंगे, क्योंकि सोसाइटी का प्रेशर। इस प्रकार से आते आते लोग बोलेंगे देखो देशद्रोही का परिवार जा रहा है। बात समझो गंभीरता से। तो इसलिए भी कई बार लोग बाग जब इस पर्टिकुलर कानून के थ्रू जो है वो फंस जाते हैं, राइट। सरकार जो है वो उनकी आवाज को दबाने के लिए उन्हें फंसा देती है, तो वो सरकार ना सिर्फ उन्हें सजा देती है, उनकी पूरी फैमिली को सजा मिलती है, राइट। तो इस चीज पर भी आपको गंभीरता से विचार करना है और आपके मेंस में लिखना है ये सब चीजें। इस कानून को औपनिवेशक ब्रिटिश शासकों द्वारा, राइट, जो कॉलोनियल ब्रिटिश रूलर्स जो थे उनके द्वारा 1860 के दशक में लागू किया गया था। उस समय से लेकर आज तक ये कानून बहस का विषय रहा है, राइट। और महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी सहित और भी काफी सारे स्वतंत्रता आंदोलन के कई शीर्ष नेताओं पर राजद्रोह कानून के तहत मामले दर्ज किए गए, उनकी आवाज को दबाने के लिए। तो ब्रिटिशर जैसे लोगों की आवाज को दबाते थे, जो वोकलिस्ट थे उनकी आवाज को दबाते थे, वैसे ही कई केसेस हम लोग देखते हैं कि जो रूलिंग जो सरकार होती है वो भी जो है वो करती है, इस प्रकार से लोगों की आवाज दबाती है। महात्मा गांधी जी द्वारा इस कानून को नागरिक की स्वतंत्रता का हनन करने हेतु तैयार की गई भारतीय दंड संहिता की राजनीतिक धाराओं का राजकुमार बताया गया है। प्रिंस अमंग द पॉलिटिकल सेक्शंस ऑफ द इंडियन पीनल कोड डिजाइन टू सप्रेस द लिबर्टी ऑफ द सिटीजन। तो ये चीज महात्मा गांधी जी, ऑनरेबल फादर ऑफ नेशन के द्वारा ये चीज कही गई है इस कानून को लेकर, जिसके बारे में भी आपको ये वाला अच्छी चीज है, अच्छा पॉइंट है। अगर ये आप मेंस के लिए नोट डाउन कर सकें तो आप बिल्कुल करिए इस पॉइंट को, राइट। इसके अलावा नेहरू जी ने इस कानून को अत्यधिक आपत्तिजनक और निंदनीय, हाईली ऑब्जेक्शनेबल एंड ऑब्नॉक्शियस बताते हुए कहा है कि हमारे द्वारा पारित किसी भी कानूनों प्रावधानों में से इसे कोई जगह नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने क्लियर बोला था कि should have no place in any body of laws that we might pass। हम जो भी कानून बनाएंगे उस कानून के अंदर ये सेडिशन का कानून नहीं आना चाहिए, राइट। और जितनी जल्दी हम इससे छुटकारा पालें उतना अच्छा है। द सूनर वी गेट रिड ऑफ इट द बेटर। तो देखो, इसके अलावा इस संदर्भ में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के क्या फैसले, क्या जजमेंट्स हम लोग को देखने को मिले। तो केदारनाथ सिंह वर्सेस बिहार राज्य का जो मामला था 1962 का, तो आईपीसी की धारा 124A के तहत अपराधों से संबंधित मामले की सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ जो थी, मतलब कि 5 जज की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो हमें देखने को मिली थी, उन्होंने केदारनाथ सिंह वर्सेस बिहार राज्य मामले 1962 में कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित किए थे, कुछ गाइडलाइन मतलब गाइडिंग प्रिंसिपल जो है वो मेंशन किए थे, राइट। तो अदालत ने फैसला सुनाया था कि सरकार के कार्यों की चाहे कितनी भी कड़े शब्दों में नापसंदगी व्यक्त की जाए, राइट, यदि उसकी वजह से हिंसक कृत्यों द्वारा सार्वजनिक व्यवस्था भंग नहीं होती है तो उसे दंडनीय नहीं माना जाएगा। क्लियर बोला था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि
वो अगर यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी प्रकार से सरकार के एक्शंस जो है उसकी आलोचना कर रहा है, मतलब व्यक्त कर रहा है कि सरकार जो है वो कितनी खराब पॉलिसी बना रही है, तो वर्ड्स के थ्रू जो है वो एक्सप्रेस कर रहा है, भले ही कितने भी स्ट्रांग वर्ड्स हो चाहे, बट उससे अगर किसी भी प्रकार से पब्लिक ऑर्डर जो है वो खराब नहीं होता, पब्लिक डिसऑर्डर नहीं होता है, राइट, मतलब एक्ट ऑफ वायलेंस नहीं होता, तो फिर वो पीनलाइज नहीं होगा, मतलब कि उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई नहीं होगी, उस व्यक्ति के खिलाफ सेडिशन के चार्जेस नहीं लगाए जाएंगे। इसके अलावा एक और मामला था 1995 का, बलवंत सिंह वर्सेस पंजाब राज्य का मामला। इस मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली स्पष्ट किया कि केवल नारे लगाना इस मामले में, जैसे कि खालिस्तान जिंदाबाद द्रोह नहीं है, मतलब कि खालिस्तान जिंदाबाद अगर कोई नारे लगा रहा है सिर्फ, तो उसका मतलब है कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो देशद्रोह नहीं है। जाहिर है देशद्रोह कानून को गलत तरीके से समझा जा रहा है और असहमति को दबाने के लिए इसका दुरुपयोग किया जा रहा है, राइट। तो एविडेंटली सेडिशन लॉ जो है ये दोनों ही मिसअंडरस्टूड भी किया जा रहा है और मिसयूज भी किया जा रहा है, राइट। मतलब इसका दुरुपयोग किया जा रहा है असहमति को दबाने के लिए, मजल करने के लिए डिसेंट को, कि सामने वाले मतलब सरकार की कोई आलोचना ना करे, ठीक है। ये वाला पेज जो है वो एक रिपीट हो गया, राइट। चलो एनीवेज, तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक और इसी के साथ अपना पेपर 2 खत्म होता है और सेडिशन वाले टॉपिक को हमने दोनों ही प्रीलिम्स मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छे से कवर कर लिया। देखो ये नई फ्रॉग की प्रजाति हम लोग को देखने को मिल रही है जो कि न्यू गिनिया के रेन फॉरेस्ट पर डिस्कवर हुई है, चॉकलेट कलर की है ये। तो जरा वर्ल्ड मैप के पास जाओ, आपने अपने दीवार पे जो बड़ा सा वर्ल्ड मैप लगा के रखा है, जाओ जरा वहां पर जाकर न्यू गिनिया जो जगह है वहां पर अपनी फिंगर रखो, जाओ। और इसका नाम जो है वो एक लैटिन एडजेक्टिव है मीरम, उससे इंस्पायर होकर रखा गया है और इसका मतलब है सरप्राइज्ड या फिर स्ट्रेंज। क्योंकि जब साइंटिस्ट जो थे, जब इन्होंने इसको डिस्कवर किया था, तो जब देखा कि ऑस्ट्रेलियन लिटोरिया जीनस जो है ट्री फ्रॉग्स के, तो जब उनको चेक किया गया तो पाया गया कि यार ये तो अनडिस्क्राइब्ड है, और वो शॉक्ड हो गए थे कि ऐसी प्रजाति जो अभी तक डिस्क्राइब नहीं की गई है, अवर्गीकृत सदस्य की खोज जब हुई है, तो इस पर आश्चर्यचकित होने की वजह से रखा गया इसका नाम जो है वो मीरम, राइट। तो ये वाला नाम है इसका लिटोरिया मीरा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिटोरिया मीरा जो है इसको डिस्टिंग्विश किया जा सकता है दूसरे सभी लिटोरिया से, यूनिक कॉम्बिनेशन है इसका, लार्ज साइज, एक तो बड़ा साइज है, वेबिंग इसके हैंड में हम लोग को देखने को मिलती है, आप इसके हाथ को देखेंगे तो इस प्रकार से वेब टाइप के जो है वो इसके हाथ जो है वो दिखाई देंगे, राइट, वेब टाइप के, जाले टाइप के, थोड़े बड़े टाइप के, इस प्रकार से कि एक दूसरे से चिपके हुए अटैच टाइप के, थोड़े छोटे हैं और रोबस्ट लिम्स इसके हम लोग को देखने को मिलते हैं, काफी मजबूत अंग हैं इसके, और छोटी सी वॉलेट पैच इसकी स्किन पर हम लोग को नजर आती है, आंखों के एजेस वगैरह पर हम देखेंगे तो पैचेस वगैरह स्मॉल वॉलेट कलर के बैरंगी रंग के छोटे धब्बे होते हैं त्वचा पर, आंखों के किनारे, राइट। तो ये चीज है। हालांकि मुझे एक दिन स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर ये सब चीजें याद रखने की बात होती है क्या, तो नहीं, इतना याद नहीं रखना, बट फिर भी थोड़ी सी बस एक दो बार पढ़ लोगे तो क्या चला जाएगा। क्योंकि आपको तो देखो प्रीलिम्स में क्या चीज है, 4 ऑप्शन है, आंखों के सामने है आंसर, इतना इजी है कि आंखों के सामने है आंसर, बट आपको उस 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को आइडेंटिफाई करना है। कब आइडेंटिफाई करोगे, जब 2 से 3 बार पढ़ लोगे। इसलिए तो टॉपर्स बोलते हैं कि प्रीलिम्स देने से पहले कम से कम 3 बार तो एटलीस्ट किताबों को, जो भी आप किताब जो है वो चूज कर रहे हैं उसको एटलीस्ट 3 बार पढ़ के चले आए, तो आप तो प्रीलिम्स क्रैक कर लेंगे। और बिल्कुल देखो सिलेबस से बाहर का कुछ नहीं आएगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको चलना है। और एग्जाम को प्रिपेयर करने में कोई डिफिकल्टी आती है तो हमारे कोर्सेज जो है वो आप ले सकते हैं, कोर्सेज में पूरी चीज मेंशन्ड है, मतलब कि जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपकी तैयारी करवा रहा हूँ कोर्सेज में, तो आप कोर्सेज को ले सकते हैं, कोर्सेज अवेलेबल है। अब देखिए आइलैंड जो न्यू गिनिया का है गाइस, तो ये सेपरेटेड है कहां से, हॉर्न ऑफ क्वींसलैंड से सेपरेटेड है, राइट। टॉरस स्ट्रेट यहां पर हम लोग को देखने को मिलता है, याद रखिएगा। तो ये वाली चीज भी, ये वाला पॉइंट भी ज्योग्राफिकल। अब बात करेंगे 5G टेक्नोलॉजी के बारे में। अब देखिए गाइस, बॉलीवुड एक्ट्रेस जूही चावला जी ये दिल्ली हाई कोर्ट चली गई हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर इन्होंने एक अपील दायर की है। ये चाह रही हैं कि साइंटिफिक स्टडी प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए कि जो 5G टेक्नोलॉजी का जो उपयोग किया जा रहा है आज की डेट में सेल्यूलर टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा, तो उससे निकलने वाली रेडियो फ्रीक्वेंसी के जो रेडिएशंस हैं उसके एडवर्स इफेक्ट क्या हैं, तो उस पर एक प्रॉपर स्टडी की जाए कि हेल्थ पर, लाइफ पर, ऑर्गेन या एडल्ट के जो लिम्ब होते हैं या बच्चों के जो लिम्स हैं, हाथ पैर वगैरह, राइट, फ्लोरा और फौना, प्लांट और एनिमल की स्पीसीज, उस पर कोई जो है वो अफेक्ट तो नहीं हो रहा, इस पर प्रॉपर स्टडी की जाए, राइट।
तो ये वाली चीज जो है वो हम लोग को देखने को मिल रही है। तो ये वैज्ञानिक अध्ययन कराए जाने की मांग करी है इन्होंने कि इस पर कोई इफेक्ट तो नहीं होगा किसी को भी। तो इस पर हम लोग थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो 5G के बारे में ना जाने कितनी बार हम चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट जनरेशन मोबाइल ब्रॉडबैंड की ये टेक्नोलॉजी है 5G टेक्नोलॉजी। ये रिप्लेस कर रही है 4G LTE कनेक्शन को। मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर LTE का फुल फॉर्म लिख कर बताओ किसको पता है क्या। देखो क्वेश्चन में पूछता हूं तो आंसर दिया करो, पार्टिसिपेट किया करो, एक्टिव रहा करो। आंसर भले ही आप मत लिखो बट बोल लिया करो या सर्च कर लिया करो अगर नहीं पता है, बट किया करो। मैं चाहता हूं आप प्रैक्टिस करें। आपको नहीं लिखना, कोई शर्म आ रही है नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखने में तो बिल्कुल मत लिखो। बट मैं तो हमेशा ये बोलूंगा सभी स्टूडेंट्स जो भी देखते हैं लेक्चर को सुनते हैं सभी लिखा करो, आदत डालो लिखने की। अगर पूछा जा रहा है तो पार्टिसिपेट करो। नहीं लिखना कोई बात नहीं, बट खुद से एक बार सर्च कर लो। LTE का फुल फॉर्म नहीं पता तो अभी के अभी सर्च करके तुरंत उस चीज को वहीं के वहीं तुरंत उस चीज को खत्म करो ना। मोबाइल पर देख रहे हो, बीच वाला बटन दबाओ, होम बटन, तुरंत जो है वो इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलो या गूगल क्रोम खोलो और फटाक से सर्च कर लो। लैपटॉप पर देख रहे हो तो और आसान, नया टैब, बात मेरी सुनते रहो, नया टैब खोलो, सर्च करो, खटाक से काम हो जाएगा ना। तुरंत उसी समय काम खत्म करना, डिले नहीं करना। डिले कर दोगे तो फिर भूल जाओगे बाद में। तो इसलिए मैं कहता भी हूं कि LTE का फुल फॉर्म बताओ जरा, चलो अभी के भी बताओ, सभी बताओ। तो 4G LTE कनेक्शन को रिप्लेस कर रही है ये 5G, राइट। और फीचर्स और बेनिफिट्स क्या हम लोग को 5G टेक्नोलॉजी के देखने को मिलते हैं। तो ये मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम पे ऑपरेट करती है, 30 से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज, याद रखना है, राइट। और इसके कारण इसे एडवांटेज मिल जाता है कि ये लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा वेरी हाई स्पीड पर जो है वो सेंड कर सकती है। तो देखो क्वेश्चन अगर आ जाए कि 5G जो है वो कैसे, 5G में ऐसा क्या है कि वो मतलब फास्ट स्पीड इसकी हमें देखने को मिलती है, तो ये क्या करती है, बहुत ही कम मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम का उपयोग करती है, उसमें ऑपरेट होती है, जिससे कि कम मतलब कम समय में लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जो है वो सेंड कर सकती है। क्योंकि मतलब मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम इसका हम लोग को 300 से लेकर मतलब 30 से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज का हम लोग को देखने को मिलता है। और 3 बैंड्स में ऑपरेट करती है ये, लो, मिड और हाई फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम इसकी हम लोग को देखने को मिलती है। अब देखो लेटेंसी इसके अंदर रिड्यूस्ड है। अब लेटेंसी का मतलब क्या होता है, आसान भाषा में समझो, जैसे कि हम किसी वेबसाइट को खोलते हैं तो उस वेबसाइट को खुलने में कितना समय लग रहा है वो होता है लेटेंसी पीरियड, कि वो पेज जो है वो पूरा कितनी देर में खुल रहा है, कितना समय लग रहा है। जैसे कि आपने गूगल पे कुछ सर्च किया, एंटर दबाया, कितनी देर में रिजल्ट जो है वो सामने आ रहा है, राइट। और कोई वेबसाइट खोल रहे हो कितनी देर में ओपन हो रही है वो देखो। अब वेबसाइट का अगर डेटा वो होगा, उसमें ज्यादा होगा या कम हम लोग को वो वेबसाइट देखने को मिलेगी। कई बार सरकार भी ऐसा करती है, कुछ कुछ वेबसाइट को जो है वो डाउन कर देती है, जिससे कि उसको खुलने में बहुत समय लग जाए, जिससे कि लोग उसे खोले ही ना फिर, राइट। ऐसा काफी सारी वेबसाइट्स वगैरह हम लोग को देखने को मिलती हैं, राइट, जिसको सरकार नहीं चाहती कि चले। आप समझ रहे होंगे कौन सी वेबसाइट की मैं बात कर रहा हूँ, राइट। तो ये इस तरीके की अप्रोच जो है वो सरकार की हमें देखने को मिलती है। तो बट लेटेंसी का मतलब जो है वो यही है कि आप जब किसी चीज पर एंटर करते हो, राइट, तो सर्च रिजल्ट में कितना टाइम लग रहा है। देखो डाउनलोड स्पीड एक होती है कि यार आप जो है वो कितनी देर में उस चीज को डाउनलोड कितना तेज हो रहा है, तो डाउनलोड स्पीड अलग है, राइट, इंटरनेट की स्पीड अलग है। बट कोई पेज ओपन करने में कितना समय लग रहा है, दैट इज कॉल्ड लेटेंसी। तो उस चीज को ये रिड्यूस कर रही है, मतलब वो गैप, कि मतलब यहां से कमांड दी और कमांड रिसीव करने में जो वो गैप होता है उसको ये कम कर रही है। और इसी चीज के कारण ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स को सपोर्ट कर रही है। क्योंकि देखो फॉर एग्जांपल अब आने वाला समय जो है वो हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, कार वगैरह जो है वो पूरी की पूरी ड्राइवरलेस हमें देखने को मिलेगी, बिना ड्राइवर के चलेगी। अब और उसके अलावा बहुत सारी डिवाइसेस जो होंगी वो इंटरनेट से कनेक्टेड होंगी। और 5G के पास पावर है कि वो एक टाइम पर मल्टीपल डिवाइसेस को प्रॉपर तरीके से हैंडल कर सकती है, और यही लेटेंसी रिड्यूस होने के कारण कर पा रही है। अब फॉर एग्जांपल कार में कमांड दिया ब्रेक दबाने का, या फिर कार के अंदर जो सेंसर है इंटरनेट से कनेक्टेड या सैटेलाइट से, जो भी आप कह सकते हो, तो अगर वो कमांड दे रहे हैं, राइट, इंटरनेट के थ्रू कि यार रुक जाओ, सामने कुछ ऑब्जेक्ट आ गया, और अगर वो कमांड फेल हो गया, राइट, यानी उसको रिसीव होने में अगर टाइम लग गया, थोड़ा भी गैप हो गया, तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो सकता है, दुर्घटना हो सकती है। तो ये रिड्यूस लेटेंसी जो है वो इस चीज में मदद करेगी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मदद करेगी। इसकी कैपेसिटी जो है वो बढ़ गई है 5G नेटवर्क्स की, ये मिनिमाइज कर सकती है लोड स्पाइक्स के इम्पैक्ट को। जैसे कि स्पोर्टिंग इवेंट होता है, न्यूज इवेंट होता है, तो उसमें आपको पता होगा इसकी करीब 7 से लेकर 9 सेकंड जो है वो लगते हैं लाइव। जब भी कभी कोई भी इवेंट लाइव होता है ना, तो टीवी पर टेलीकास्ट होने पर उसको थोड़ा टाइम लगता है, या फिर कहीं पर भी इंटरनेट के माध्यम से अगर आप देख रहे हो तो लाइव को आने में, राइट, लाइव जो भी चीज चल रही है उसके बीच में कुछ गैप होता है, कुछ समय का गैप होता है, तो उसको जो है वो रिड्यूस कर देगी और इंक्रीज कर देगी कैपेसिटी को नेटवर्क की। बट देखो इसके अंदर ये चीज है 5G में, एक चीज और समझो आप, जैसे कि एक एरिया है, जैसे मैं मान लेता हूं कि 5 किलोमीटर के रेडियस का एक एरिया है, ठीक है, तो उस पर एक 4G का टावर लगा हुआ है।
बट यहाँ पर 5G के टावर जो होंगे उसकी जगह 10 लगेंगे, एक टावर के मुकाबले 10 टावर लगेंगे। और इसके टावर हालांकि छोटे होते हैं, इसकी डिवाइसेस वगैरह जो होंगी ना 5G की वो थोड़ी छोटी होंगी बट ज्यादा लगेंगी, राइट। तो ये एक चीज इसके अंदर है जिसका एक आपको आइडिया होना चाहिए, वो आर्टिकल में मेंशन नहीं था तो आप अलग से नोट कर सकते हैं। अब देखो सिग्निफिकेंस क्या है इस टेक्नोलॉजी की, तो इंडिया का नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी 2018 की जो है उसने हाईलाइट किया है 5G की इंपॉर्टेंस को, when it states that the convergence of a cluster of revolutionary technology including 5G, cloud, Internet of Things and data analytics along with growing startup community promise to accelerate and deepen its digital engagement, opening up a new horizon of opportunity। तो हम लोग जो है वो बहुत सारी चीज़ों पर काम करने वाले हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, राइट, और उसके अलावा डेटा एनालिटिक्स हो गया और बिग डेटा एनालिटिक्स हो गया, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जैसे कि क्लाउड टेक्नोलॉजीज हो गई, राइट। तो ये सब चीज़ें जो है तो हमारी जो स्टार्टअप कम्युनिटी जो आज की डेट में बढ़ती जा रही है उनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी जो है वो 5G ओपन कर रहा है डिजिटलाइजेशन की फील्ड में, राइट। तो ये इसका फायदा है। और पोटेंशियल जो है वो हेल्थ रिस्क को लेकर क्या है, तो अब ये वाला पॉइंट है जो जूही चावला जी का हमें देखने को मिल रहा है। तो टू डेट आज तक इतनी सारी रिसर्च जो परफॉर्म की गई है उसमें कोई भी एडवर्स हेल्थ इफेक्ट जो है वो नहीं मिला है कि इस वायरलेस टेक्नोलॉजी के एक्सपोजर से किसी की हेल्थ पर अगर कोई इफेक्ट पड़ा हो, तो उसकी स्टडी बहुत सारी की गई तो कोई भी ऐसा चीज़ जो है वो नहीं मिली है। बट हाँ, इस समय काफ़ी सारे लोग, तो मुझे तो कुछ लोग तो ऐसी बातें करते हुए मिले हैं पर्सनली, जैसे मेरे कजिन ने मुझे बताया था कि एक थे उनके भैया कोई थे, वो नेता में इन्वॉल्व, मतलब लीडर वगैरह हैं यहाँ के, तो वो बोल रहे थे कि यार ये जो है वो ये लोग जो मर रहे हैं ना वो 5G के कारण मर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने 5G की टेस्टिंग करना शुरू कर दिया है। सरकार तो कोरोना का नाम ले रही है दबाने के लिए। तो देखो ऐसी बातें करते हैं लोग, राइट। तो और है भी ये बेसिकली अफवाह बहुत सारे लोगों के बीच में फैल गई होगी, मे भी शायद आप लोगों ने भी सुनी होगी इस प्रकार की अफवाहें। तो टिश्यू हीटिंग, टिश्यू जो है वो हीट हो जाते हैं, तो ये मेन मैकेनिज्म हम लोग को देखने को मिलता है जो कि रेडियो फ्रीक्वेंसी की जो फील्ड होती है और ह्यूमन बॉडी जो होती है उसके बीच के इंटरेक्शन का। और रेडियो फ्रीक्वेंसी एक्सपोजर लेवल जो होता है वो करंट टेक्नोलॉजी के रिजल्ट्स की अगर हम लोग बात करें तो इसका नेग्लिजिबल टेम्परेचर राइज ह्यूमन की बॉडी में हमें देखने को मिला है। जैसे कि टिश्यू हीटिंग जो होगी ना वो तब होगी जब एक रेडियो फ्रीक्वेंसी की फील्ड और ह्यूमन बॉडी के बीच में इंटरेक्शन होगा। बट टेस्ट के थ्रू पता लगा है अभी तक कि कुछ ऐसा हम लोग को टेम्परेचर राइज ह्यूमन बॉडी में नहीं देखने को मिला बिकॉज ऑफ 5G, राइट। तो अभी तक की स्टडी में ये ऐसा कुछ तो जो है वो पाया नहीं गया, तो ऐसा बताया गया एज द फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो देयर इज लेस पेनिट्रेशन इनटू बॉडी टिश्यू। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो बहुत कम हम लोग को देखने को मिलेगा कि पेनिट्रेशन होगा बॉडी के टिश्यू में, बहुत कम जो है वो इस प्रकार के जो रेडिएशन जो है वो जाएंगे, राइट। एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी बिकम्स मोर कन्फाइंड टू द सरफेस ऑफ बॉडी, राइट। अब एब्जॉर्ब ही नहीं करेगी बॉडी, यानी कि बॉडी के टिश्यू ही एब्जॉर्ब नहीं करेंगे उस पर्टिकुलर रेडिएशन को, वो एनर्जी को। तो जो एनर्जी का जो एब्जॉर्प्शन होगा वो सिर्फ बॉडी की स्किन या आंखों तक ही सीमित रहेगा, राइट। तो ये वाली चीज बताई जाती है जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है वैसे वैसे पेनिट्रेशन जो होता है वो कम होता जाता है। फ्रीक्वेंसी अगर कम रहेगी तो ज्यादा होगा, तो ये वाली चीज यहां पर बताई जाती है। प्रोवाइडेड दैट ओवरऑल एक्सपोजर रिमेन्स बिलो इंटरनेशनल गाइडलाइन, जितना भी एक्सपोजर है अभी तक इंटरनेशनल गाइडलाइंस के नीचे ही बताया जाता है, और कोई भी हेल्थ को लेकर कॉन्सिक्वेंसेज जो है उसकी संभावना है ही नहीं, राइट। तो ये चीज अभी तक की स्टडी में, अभी तक की रिसर्च में क्लियर है। और दो इंटरनेशनल बॉडीज जो है गाइस, इन्होंने एक्सपोजर गाइडलाइंस जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की प्रोड्यूस करी है। काफी सारी कंट्री इन गाइडलाइंस को जो है वो का पालन करती हैं, राइट। ये गाइडलाइंस रिकमेंड की गई है इंटरनेशनल कमीशन ऑन नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन प्रोटेक्शन और इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, और ये इंटरनेशनल कमिटी ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेफ्टी के थ्रू की गई थी। और ये जो गाइडलाइन है ना, ये टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक गाइडलाइन नहीं है, इसके अंदर रेडियो फ्रीक्वेंसी कवर की जाती है 300 गीगाहर्ट्ज तक की, जिसके अंदर हम लोग को फ्रीक्वेंसी देखने को मिल रही है जिसके बारे में हमने बात करी थी, वो 5G की जो है ना फ्रीक्वेंसी 30 से लेकर 300 के बीच में, तो 300 के अंदर ही है ये 5G की भी, और ये गाइडलाइन के तहत ही आ रही है। अब देखिए इंटरनेशनल एफर्ट्स की बात करें तो WHO ने 1996 में स्टैब्लिश किया था इंटरनेशनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोजेक्ट को, EMF प्रोजेक्ट को। इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टिगेशन होती है कि जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड है, EMF जो है, जो कि फ्रीक्वेंसी रेंज इसकी 0 से 300 गीगाहर्ट्ज की है, तो उस फ्रीक्वेंसी रेंज पर हेल्थ पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, तो इस पर ये प्रोजेक्ट जो है वो इन्वेस्टिगेट करती है और एडवाइस देती है नेशनल अथॉरिटीज को EMF रेडिएशन प्रोटेक्शन को लेकर, राइट। तो ये वाली चीज भी आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए।
अब देखिएगा, इस बात हो रही है टारडीग्रेड्स के बारे में। ये इस प्रजाति के बारे में पहले भी मैंने काफ़ी पहले पढ़ाया हुआ है, काफ़ी टाइम हो गया, और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। ये पता नहीं क्यों दिखने में काफ़ी ठीक ठाक लगता है, छोटा सा है टारडीग्रेड्स। और ये वाटर बियर्स जो है वो उसे कहते हैं, पानी का भालू, वाटर बियर, राइट, टारडीग्रेड। तो नासा जो है गाइस, और उसके काफ़ी सारे मतलब स्टडीज़ हम लोग को देखने को मिल रही हैं। तो उसके लिए, यानी कि अपनी साइंटिफिक स्टडीज़ के लिए, उसने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजा है बेबी स्क्विड्स को और टार्डिग्रेड्स को, राइट। और हालांकि ये इलॉन मस्क का थोड़ा दिमाग है ये इसके पीछे, तो नासा ने जो है ये चीज़ भेजी है। और स्टडी की बात करेंगे इस, तो ये एनिमल जो है वो दो सेपरेट साइंटिफिक स्टडी के पार्ट्स के तौर पर हमें देखने को मिल रहा है। टार्डिग्रेड्स का बिहेवियर जो है वो चेक किया जाएगा कि स्पेस फ्लाइट एनवायरमेंट में, स्पेस फ्लाइट के वातावरण में टार्डिग्रेड जो है उसका क्या व्यवहार है। और टार्डिग्रेड पृथ्वी पर उच्च दबाव, उच्च तापमान और विकिरण जैसी, मतलब कि हाई रेडिएशन जैसी चरम परिस्थितियों में अपने आप को बनाए रख सकते हैं। मतलब कि एक्सट्रीम कंडीशन इन्होंने अडॉप्ट करी हुई है धरती पर, राइट। तो ये इनकी एक खासियत हमें देखने को मिलती है। और देखिए, माइक्रो ग्रेविटी कंडीशन पर हमें बॉबटेल स्क्विड्स और बेनिफिशियल माइक्रोब्स के बीच में क्या रिलेशनशिप देखने को मिलते हैं, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो इसको जो है वो स्टडी किया जाएगा। और स्क्विड जो है गाइस वो उआमी का पार्ट है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ माइक्रोग्रेविटी ऑन एनिमल माइक्रोब इंटरैक्शन स्टडी का पार्ट है, जो कि जांच करेगा कि स्पेस फ्लाइट के दौरान जो बेनिफिशियल माइक्रोब्स और एनिमल होस्ट के बीच में जो इंटरैक्शन होता है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, राइट, स्पेस फ्लाइट के दौरान। तो वो चीज जो है वो स्टडी की जाएगी। इस स्टडी की क्या इंपॉर्टेंस है गाइस, तो होस्ट माइक्रोब रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो धरती पर ये मदद करेगी तरीके निकालने के लिए कि कैसे प्रोटेक्ट किया जा सके और इवन एनहेंस किया जा सके कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को एनिमल और बेनिफिशियल माइक्रोब्स के बीच में, जिससे कि ह्यूमन की हेल्थ को इंश्योर किया जा सके, बेटर हेल्थ को और बेटर वेलबींग को इंश्योर किया जा सके, राइट, यानी कि स्वास्थ्य और कल्याण को सुनिश्चित किया जा सके ह्यूमन हेल्थ की। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है, इस प्रकार की स्टडी जो है वो की जा रही है कि माइक्रोब्स और एनिमल के बीच में कैसे मतलब रिएक्शंस होते हैं, राइट। और बेनिफिशियल माइक्रोब्स की यहाँ पर बात हो रही है, कुछ माइक्रोब्स होते हैं वो बॉडी के लिए काफी अच्छे होते हैं। और गाइज, स्पेस पर ये जो खोज जो है ये काफी मदद करेगी स्पेस एजेंसी को बेटर उपाय ढूंढने में, जिससे कि एस्ट्रोनॉट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। होस्ट माइक्रोब्स का जो ऑल्टरेशन जो होता है लंबे ड्यूरेशन के मिशन के दौरान, तो उसके एडवर्स ऑल्टरेशन पर जो है वो एस्ट्रोनॉट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो प्रॉब्लम क्या है बताऊं, कि कुछ हम लोग को खोज भी हुई है ऐसे ही, जैसे कि 4 स्ट्रेन्स बैक्टीरिया के मिले। मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, कि 4 स्ट्रेन्स बैक्टीरिया के मिले हैं, जिनमें से 3 जो है वो अननोन है, पहले पता नहीं था, जिसके बारे में कि साइंस में उसके बारे में बिल्कुल नहीं पता था, और ये पाए गए हैं स्पेस स्टेशन पर, राइट। और दे मे बी यूज टू हेल्प ग्रो प्लांट्स ड्यूरिंग लॉन्ग टर्म स्पेस फ्लाइट मिशन इन फ्यूचर। और ऐसे माइक्रोब्स हैं जो कि प्लांट को ग्रो करने में मदद कर सकते हैं फ्यूचर मिशन पे। और इसके बारे में पब्लिश किया गया था करीब 16 मार्च 2021 में, हम लोग को एक जर्नल देखने को मिली थी, फ्रंटियर इन माइक्रोबायोलॉजी। तो उसमें ये स्टडी जो है वो पब्लिश हुई थी कि 4 बैक्टीरिया ऐसे मिले हैं, 3 बैक्टीरिया के बारे में बिल्कुल नहीं पता था, साइंस में उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, और ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जिसकी मदद से फ्यूचर में प्लांट्स ग्रो करने में मदद मिलेगी। तो यहां पर क्या चीज हो रही है गाइस, कि लॉन्ग टर्म मिशन जो होता है ना, लॉन्ग टर्म मिशंस, तो उसमें किस प्रकार के माइक्रोब्स जो है वो कैसे मदद कर सकते हैं एस्ट्रोनॉट्स को प्रोटेक्ट करने में, तो वो चीज जो है वो पता लगेगी। क्योंकि ये जो स्पीसीज हैं जो स्पेस पर रह सकती हैं, इनके पास क्षमता है, मतलब कि बहुत ही एडवर्स और बहुत ही बुरी कंडीशन में रहने की इनके पास जो क्षमता है, मतलब जैसे कि हाई टेम्परेचर, हाई रेडिएशन में रहने की जो क्षमता है, तो उसके कारण वहां पर स्पेस में जाकर इनमें क्या चेंजेस आते हैं या किस प्रकार के माइक्रोब्स के साथ ये इनका कांटेक्ट हम लोग को देखने को मिलता है, तो उसकी बेसिकली यहां पर स्टडी की जा रही है। और लॉन्गर स्पेस फ्लाइट की बात करें गाइस, तो स्टडी जो कंडक्ट की जा रही है टार्डिग्रेड्स में, वो अलाउ करेगी रिसर्चर को कि स्टडी कर सकते हैं रिसर्चर बहुत ही नजदीक से, बहुत ही करीब से उनकी हार्डीनेस को, और पॉसिबली आइडेंटिफाई कर सकते हैं जीन्स को, जो कि उन्हें अलाउ करता है इतना रेजिलियंट बनने में। और ये हेल्प करेगी सेफर और लॉन्गर स्पेस फ्लाइट्स को, उनके उसको देखेंगे। वो देखो, एक तरह से वो लिविंग है, लिविंग ऑर्गेनिज्म हमें देखने को मिल रहा है। तो क्या ऐसी वजह है जिसके कारण से वो इतना ज्यादा जो है वो एडाप्टिव है एनवायरमेंट को लेकर के, उसको कुछ भी नहीं होता, भले कितने भी मतलब हाई टेम्परेचर पर उसको क्यों ना रख दिया जाए या कैसी भी एडवर्स कंडीशन में क्यों ना रख दिया जाए। सिमिलरली रिसेंट रिसर्च जेब्रा फिश पर हुई है, जिसके बारे में हमने पहले भी चर्चा करी थी, जिसमें डेमोन्स्ट्रेट किया गया था कि हाउ इंड्यूस्ड हाइबरनेशन may protect humans from
द एलिमेंट ऑफ स्पेस स्पेशली रेडिएशन ड्यूरिंग स्पेस फ्लाइट। तो स्पेस फ्लाइट पर रेडिएशन से कैसे ह्यूमन को जो है वो प्रोटेक्ट किया जा सकता है, उस चीज के बारे में ज़ेब्रा फिश की रिसर्च में कुछ चीजें जो है वो सामने आई थी, डेमोन्स्ट्रेट की थी। और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में आप सभी जानते हैं कि हैबिटेबल आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, ये ऐसी सैटेलाइट है जहां पर लोग रहते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का वीडियो नहीं देखा है, कौन सा वाला वीडियो, यूट्यूब पर ओरिजिनल वीडियो अवेलेबल है। किसी एस्ट्रोनॉट ने जो है वो वीडियो लिया था, प्रॉपर तरीके पूरा बताया हुआ है कि कैसे वो खाना खाते हैं, कैसे पानी पीते हैं, राइट, कैसे एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि ऊपर वो फ्लो करता है, ऐसा लगता है कि आप भी चले आओ वहां पर, मन करता है मेरा। मैं तो जब भी देखता हूँ उस वीडियो को मुझे इतना अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि काश ऐसी फैसिलिटी अपने पास होती कि हवा में उड़ के इधर चले गए उधर चले गए, देखना बड़ा मजा आएगा, राइट। तो ये सिंगल लार्जेस्ट मैन मेड स्ट्रक्चर है, लो अर्थ ऑर्बिट पर है ये। पहला कंपोनेंट इसका लॉन्च किया गया था 1998 में। धरती के चक्कर लगाता है ये 92 मिनट्स में मात्र, और कंप्लीट करता है एक दिन में करीब 15.5 ऑर्बिट्स एक दिन में ये कंप्लीट करता है, 15.5 बार धरती के चक्कर लगाता है, आप ये कह सकते हो। और ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का जो प्रोग्राम है ये ज्वाइंट प्रोजेक्ट है 5 कंट्रीज का, राइट। नासा मतलब यूएसए, रॉस्कोमॉस जो रशिया की स्पेस एजेंसी है, जाक्सा जो जापान की है, ईएसए यूरोप की है, सीएसए कनाडा की जो हमें देखने को मिलती है, इनका जो है ये प्रोजेक्ट है, ज्वाइंट प्रोजेक्ट, राइट। बट इसकी जो ओनरशिप है और इसका जो उपयोग है वो स्टैब्लिश किया गया है इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटीज और एग्रीमेंट्स के द्वारा। ये सर्व करती है माइक्रो ग्रेविटी को, राइट, और स्पेस एनवायरमेंट रिसर्च लेबोरेटरी को, राइट। और यहां पर क्रू मेंबर्स जो होते हैं वो वेरियस एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं, बायोलॉजी में, ह्यूमन बायोलॉजी में, फिजिक्स में, एस्ट्रोनॉमी में, मेट्रोलॉजी में और दूसरी फील्ड में यहाँ पर एक्सपेरिमेंट जो है वो किए जाते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। और इतने समय से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हमें जो देखने को मिल रहा है स्पेस पर, और वहां पर जो ह्यूमन रहते हैं लो अर्थ ऑर्बिट पर, राइट, लंबे समय तक वहां पर रह सकते हैं। अभी रिसेंटली हमने एक न्यूज में भी देखा था कि काफी लंबे समय तक स्पेस में रहने वाली जो महिला हैं जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया है, राइट, कि सबसे लंबे समय तक वो स्पेस पर रही थी। तो आप जरा नीचे कमेंट बॉक्स पर उनका नाम लिखकर बताओ, आपको याद है तो, और कितने दिनों के लिए वो स्पेस पर थी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर, वो भी आप लिखकर बताओ। तो उन्होंने अभी रिकॉर्ड तोड़ा है और कहा जा रहा है कि 2030 तक जो है वो एक्सपेक्टेशन है कि ये चलेगा। बट अभी कुछ समय पहले न्यूज भी आई थी कि 2024 तक जो है वो इसे बंद कर दिया जाएगा, बट अभी एक्सपेक्टेशन है कि 2030 तक ये चलेगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। और इवन चाइना ने भी अनाउंस कर दिया है कि ये 2022 तक जो है वो अपना खुद का परमानेंट स्पेस स्टेशन जो है वो तैयार करके लॉन्च कर देगी। तो ये वाली चीज भी आपको पता होनी चाहिए। इसका नाम जो होगा वो तियान ही होगा, या हार्मनी ऑफ द हेवंस इसका नाम जो है वो रखा गया है। इसे लॉन्ग मार्च 5B चाइना का लार्जेस्ट कैरियर रॉकेट है उससे लॉन्च किया जाएगा। इसके बारे में भी काफी डिटेल में हमने चर्चा कर रखी है। और इंडिया भी जो है वो अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने पर काम कर रही है। लो अर्थ ऑर्बिट पर हमारा खुद का स्पेस स्टेशन होगा जहां पर माइक्रो ग्रेविटी एक्सपेरिमेंट जो है वो कंडक्ट किए जाएंगे स्पेस में 5 से 7 सालों में, राइट। तो यह चीज यहां पर बताई जा रही है। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। अब एक टॉपिक की बात करेंगे जिसके बारे में हालांकि पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं, हवाना सिंड्रोम। हवाना सिंड्रोम की हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, अभी हाल ही में 2 अमेरिकी अधिकारियों में हवाना सिंड्रोम से जुड़ी एक रहस्यमयी बीमारी के लक्षण दिखाई दिए हैं। वर्ष 2020 की राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की एक रिपोर्ट के अनुसार, इसके बारे में हमने चर्चा करी थी कि अमेरिका ने निर्देशित माइक्रोवेव विकिरण, डायरेक्टेड माइक्रोवेव रेडिएशन को हवाना सिंड्रोम का संभावित कारण माना है। तो एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा था कि जो माइक्रोवेव रेडिएशन जो है वो एक कॉज है हवाना सिंड्रोम के। मतलब कहा जा रहा था कि चाइना के अंदर जो यूनाइटेड स्टेट्स के और जो कनाडा के और वेरियस दूसरी फॉरेन पावर्स के जो डिप्लोमेट्स हैं उनके ऊपर ये रेडिएशन जानबूझकर उनको टारगेट करते हुए छोड़े जा रहे हैं माइक्रोवेव रेडिएशन, जिसके कारण उनको हवाना सिंड्रोम हो गया है। इस सिंड्रोम की बढ़ती संख्या को एक सामूहिक मनोवैज्ञानिक बीमारी माना जा रहा है, एक मास साइकोजेनिक इलनेस जो है वो इसे माना जा रहा है। और मास साइकोजेनिक इलनेस जो है वो है क्या, तो जब एक समूह के लोग, एक कम्युनिटी के लोग एक ही समय में बीमार महसूस करना शुरू कर देते हैं, भले ही उनके बीमार होने का कोई शारीरिक या पर्यावरणीय कारण ना हो, एनवायरमेंट कारण ना हो, तो उसे मास साइकोजेनिक इलनेस या फिर सामूहिक मनोवैज्ञानिक बीमारी कहा जाता है। याद रखिएगा, वे सोचते हैं कि वे रोगाणु मतलब कि जर्म्स वगैरह, राइट, या जहर वगैरह, टॉक्सिन वगैरह जैसी किसी खतरनाक चीज के संपर्क में आ गए हैं, राइट, उनको ऐसा लगता है।
और नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस की बात करें गाइस तो ये हम लोग को नॉन प्रॉफिट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड स्टेट्स की देखने को मिलती है। 1863 में इसका फाउंडेशन रखा गया था और एक कानून के थ्रू इसे बनाया गया था अमेरिका के, और इसे अप्रूव किया था अब्राहम लिंकन के द्वारा। और ये ऑर्गेनाइजेशन अपनी रिपोर्ट जो है वो सरकार को देती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स पर। इसकी रिपोर्ट जो है वो जाती है सरकार को, मतलब अमेरिका को। और अभी जो चीज हमें देखने को मिली है इस सिंड्रोम के बारे में, हवाना सिंड्रोम के बारे में, तो बता दें आपको कि 2016 में, जैसे मैंने आपको बताया ना, यूनाइटेड स्टेट्स के कुछ डिप्लोमेट्स और भी दूसरी कंट्री के डिप्लोमेट शामिल थे और उनके एम्प्लॉइज वगैरह जो थे वो अनयूजुअल सिम्टम जो है वो रिपोर्ट कर रहे थे। वो बोल रहे थे कि उनको अच्छा नहीं लग रहा, बीमार महसूस कर रहे, सभी के सभी जितने भी थे, और ये रह रहे थे क्यूबा हवाना के अंदर, राइट। और इन्होंने एक्सपीरियंस किया था कुछ ऑड फिजिकल सेंसेशन, राइट। और बहुत एक इनको सुनाई, सभी ने बोला था, एक चीज बताई थी कि जब उनको बुरा अच्छा नहीं लग रहा था तो उससे कुछ सेकंड्स पहले उन्होंने कुछ अजीब सी साउंड जो है वो सुनी थी और उसके बाद वो बीमार होना शुरू हो गए थे। तो इस केस में बताया जा रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने क्यूबा के ऊपर जो है वो आरोप लगाया, बट आपको बता देगा इसकी चाइना के ऊपर भी माइक्रोवेव वेपन के जो है वो आरोप ऑलरेडी पहले लगा चुके हैं, जिसके बारे में हमने चर्चा करी थी। तो क्यूबा के ऊपर आरोप लगाया था कि क्यूबा जो है वो ऐसी सोनिक अटैक जो है वो क्रिएट कर रहा है, बट क्यूबा ने मना कर दिया। उसने बोला कि नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूं, राइट। इस प्रकार की सोनिक अटैक जो है वो मैंने नहीं किया, और उसने रिफ्यूज कर दिया कि इस प्रकार के इलनेस को या इस प्रकार के सिंड्रोम को, राइट। और ऐसे ही आरोप जो है वो चाइना के ऊपर भी लगाए गए हैं। और तब से कई निकाय और संस्था हवाना सिंड्रोम के कारणों पर रिसर्च कर रही है, और इन संस्थानों ने अब तक कई संभावित कारकों को, फैक्टरों की खोज की है। इस बीमारी के लक्षण क्या क्या होते हैं गाइस? तो नोजिया होता है, राइट, और सीवियर हेडेक होता है, बहुत तेजी से सर दर्द होता है, थकान होने लगती है, चक्कर वगैरह आने लगते हैं, राइट, सोने में, नींद में समस्या होने लगती है और सुनना भी तक बंद हो जाता है। और फ्यू ऑफ दोज हु हैड बीन अफेक्टेड मोर फेस्ड क्रॉनिक इश्यूज। तो जो लोग अफेक्ट हुए थे उनमें से कुछ लोग को क्रॉनिक इश्यूज हो गए। क्रॉनिक इश्यूज यानी कि कुछ ऐसी बीमारी जो पूरी लॉन्ग लाइफ रहती है, राइट। जैसे कि हम लोग को देखने को मिली कि कॉग्निटिव प्रॉब्लम होना शुरू हो गई, मतलब कि सोचने समझने में उनको प्रॉब्लम्स होना शुरू हो गई, वेस्टिबुलर प्रोसेसिंग की प्रॉब्लम होना शुरू हो गई। तो ये सब परेशानियां जो है वो उनको देखने को मिलने लगी, उनमें होने लगी। अब माइक्रोवेव वेपन की बात करें गाइस, डायरेक्ट एनर्जी वेपन ये हमें देखने को मिलता है। ये एक टाइप है डायरेक्ट एनर्जी वेपन का जो कि एम करता है हाईली फोकस्ड एनर्जी के ऊपर सोनिक लेजर या माइक्रोवेव के फॉर्म में एक टारगेट को, यानी कि एक टारगेट सेट किया जाता है और उस पर तान दिया जाता है, और ये लेजर्स वगैरह के फॉर्म में तानी जाती है, दिखती वगैरह है नहीं, और सामने वाला व्यक्ति जो है वो उस पर, जिस पर अटैक होता है तो वो बीमार पड़ जाता है एकदम से, राइट। और ये रिलीज करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को, राइट, और जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर सेंसेशन क्रिएट कर देती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, अभी हमने थोड़ी देर पहले 5G के बारे में डिस्कस किया था, राइट, आपको याद होगा, तो उसमें यही वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात हो रही थी। बट हमने अभी डिस्कस किया 0 से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज तक नॉर्मल होता है इसका रेडिएशन, मतलब कि ह्यूमन की हेल्थ पर इफेक्ट नहीं पड़ता। तो स्वाभाविक सी बात है कि इसका जो रेडिएशन होगा वो बहुत ही हाई होगा, तब जाकर तो ह्यूमन की हेल्थ पर इफेक्ट पड़ रहा है। हीटिंग होती है ह्यूमन बॉडी की, मतलब ह्यूमन बॉडी के अंदर जो पानी होता है ना वो हीट होने लगता है। हमने टिश्यूज हीट की बात करी थी, हीटिंग टिश्यूज की, याद आ रहा है? 5G के अभी कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था। तो उसके कारण से क्या होता है, लोगों को चक्कर वगैरह आने लगते हैं, डिजीनेस फील होती है, थकान महसूस होने लगती है, पानी जाने लगता है ना बॉडी से तेजी से। और कंट्री जो है जिनके पास माइक्रोवेव वेपन है, तो काफी सारी कंट्रीज हैं, ऐसा माना गया है कि उन्होंने डेवलप कर लिया इस प्रकार के वेपन्स को कि ह्यूमंस को और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को टारगेट करने के लिए ये किया गया है। जैसे कि चाइना सबसे नंबर 1 पर हमें देखने को मिलती है, जिसने माइक्रोवेव वेपन को डिस्प्ले किया था, जिसका नाम इसने रखा था पॉली WB1, और एयर शो के दौरान इसने किया था 2014 में। तो इसलिए यूएसए का शक इनके ऊपर और ज्यादा बढ़ गया। यूएसए ने भी इसका एक प्रोटोटाइप जो है वो माइक्रोवेव स्टाइल वेपन का डेवलप कर लिया, जिसे इसने नाम दिया एक्टिव डिनायल सिस्टम, जो कि पहला नॉन लीथल डायरेक्टेड एनर्जी काउंटर पर्सनल सिस्टम हमें देखने को मिल रहा है। एक्सटेंडेड रेंज है इसकी, और मतलब काफी ज्यादा एक्सटेंडेड रेंज है इसकी, और करेंटली ये नॉन लीथल वेपन के तौर पर हमें नजर आता है, राइट। और इसके अलावा इंडिया भी प्लान कर रही है डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स के ऊपर। रिसेंटली DRDO जो है उसने अनाउंसमेंट करी है कि वो प्लान कर रही है कि वो डेवलप करेगी डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स को हाई एनर्जी लेजर और माइक्रोवेव का उपयोग करते हुए। और इस प्रकार के डेवलपमेंट को कुछ इस प्रकार से देखा जा रहा है, क्योंकि आज की डेट में अगर बात करें हम लोग चाइना की, जो कि चाइना के पास इस प्रकार के वेपन ऑलरेडी हैं ही, तो इंडिया की सिक्योरिटी एनवायरमेंट भी जो है वो काफी वीक होता जा रहा है, राइट। क्योंकि बिगड़ती सुरक्षा संबंध की अगर संदर्भ की हम बात करें
तो इसलिए ये जो मतलब इस प्रकार का जो डेवलपमेंट है डायरेक्टेड एनर्जी वेपन का, वो हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और चिंता वाली बात क्या है गाइस, तो ये जो वेपन्स है वो मशीन्स को तो इफेक्ट करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ ह्यूमन बीइंग को भी इफेक्ट करेंगे और लॉन्ग टर्म डैमेज कर देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया क्रॉनिक प्रॉब्लम होने लगती है, सुनाई देना बंद हो जाता है, इस प्रकार की डिसेबिलिटी एसोसिएटेड है ह्यूमंस के साथ, जिन जो भी लोग इफेक्ट होते हैं इस प्रकार के वेपन्स के थ्रू, राइट। तो चलो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक और आज का अपना ये लास्ट टॉपिक था। पॉलिटी का कोर्स आपके लिए अवेलेबल है, पूरी डिटेल्स यहां पर दी हुई है पॉलिटी के कोर्स के बारे में, मेरे द्वारा प्रिपेयर किया गया है पॉलिटी का कोर्स। वैसे ही इन्वायरमेंट का कोर्स है, इस कोर्स को आप ले सकते हैं और इन कोर्स को आपने ले लिया तो आपको कहीं से भी नहीं पढ़ना, सिविल सर्विसेज का पूरा सिलेबस प्रॉपर तरीके से मैं कवर करवा रहा हूं इन कोर्सेज के अंदर। फिर इकोनॉमिक्स का कोर्स है और जितने भी हमारे कोर्स हैं उसमें पूरे कोर्स प्रॉपर तरीके से आपके कवर होते हैं, दैट इज गारंटीड। ये इकोनॉमिक्स का कोर्स है, सी सेट का कोर्स है हमारे पास, हिस्ट्री का कोर्स है, सभी कोर्सेज जो है वो वीडियो वाले कोर्सेज हैं और पूरी फुल फ्लेज तैयारी जो है वो आपकी करवाई जाती है। और आप एक साथ पूरे कोर्सेज भी जो है वो ले सकते हैं, क्योंकि काफी सीरियस कैंडिडेट्स मेरे हैं, वो मतलब एक साथ पूरे कोर्स ही, पूरा बंडल ही जो है वो लेते हैं, जिससे कि उनको हर तरीके से बेनिफिट मिल सके। यूपीएससी की टेस्ट सीरीज गाइज आप लोग के लिए अवेलेबल है। मेंस की आंसर राइटिंग के बारे में मैंने स्टार्टिंग में बता ही दिया था, जिन लोगों ने नहीं सुना, मेंस की आंसर राइटिंग लेक्चर के स्टार्टिंग में बताई गई है, राइट। और करंट अफेयर्स का पीडीएफ पेड पैकेज है, जो कि मात्र 100 रुपीज पर मंथ की फीस में डेली जो आप लेक्चर्स देखते हैं उनकी पीडीएफ मिलती है, जिससे कि आपको कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, पूरा रेडी मटेरियल आपको दिया जाता है। हैंड आउट नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, वीकली कंपाइलेशन आपके रिवीजन के लिए आपको दिया जाता है हर वीक, और आपको मंथली मैगजीन दी जाती है। इतना सब कुछ मात्र सिर्फ 100 रुपीज पर मंथ की फीस पे है। और अगर आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है तो वो फैसिलिटी भी अवेलेबल है, मंथली बेसिस पर वो भी आप ले सकते हैं। और एक ऑफर भी है जिसमें आपको दोनों चीज जो है वो काफी सस्ते रेट में जो है वो मिल जाती है, यानी कि एमसीक्यू की पीडीएफ जो है वो बिल्कुल फ्री में आपको प्रोवाइड की जाती है। तो ऑफर के साथ आप लेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा, राइट। तो चलो फिर अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।